वेरी गुड इवनिंग। आप सभी का हार्दिक स्वागत है सिद्धार्थ एटेक की क्लास में। तो दोस्तों, स्वागत के इसी क्रम में अब क्लास हो जाए। तो पिछली क्लास में आप सब जैसे कि जानते हैं, नेशनल इनकम पार्ट फर्स्ट मैंने करवाया था आपको। उसमें अभी तक केवल इतना आपको समझाया था, राष्ट्रीय आय क्या होती है, राष्ट्रीय आय में कौन कौन सी चीज़ों को शामिल किया जाता है, कौन सी चीज़ों को एक्सक्लूड किया जाता है। तो आशा करता हूँ आपके एकदम याद होंगे। तो देखो, ऑफलाइन क्लास होती है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, तो जहां भी पढ़ाता हूँ तो उसमें तो क्या है कि 2 घंटे की क्लास होती है, तो 5 मिनट बच्चों को खड़ा करके पूछता हूँ कि कल की क्लास माइक लो और बोलो। तो अब तुम लोगों से तो पूछ नहीं सकता, तो तुम एक काम तो कर ही सकते हो कि जब मैं रिवीजन कराऊं आपका, तो उस समय तुम आंखें बंद करके और फिर इसको बेहतर तरीके से करवा सकते हो। ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको बस इतना करना है कि जैसे मैं कल की क्लास का रिवीजन आपको करवाऊं, तो आपको आंखें बंद कर लेनी है और सुनना है और रिवीजन करना है कि हाँ, ये चीजें कल हमने पढ़ी थी। तो पिछली क्लास में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय आय की परिभाषा क्या है, तो राष्ट्रीय आय के अंतर्गत हमने आपको सिखाया था कि एक निश्चित समयावधि में किसी देश के जो समस्त उत्पादन के साधन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उनके द्वारा अर्जित की गई आय का जो योग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, नेशनल इनकम कहते हैं। आपको मैंने बताया था चार्ट बना के कि नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम है। तो नेशनल इनकम में क्या क्या शामिल है, तो पहली चीज, एक फाइनेंशियल ईयर में जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और इसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में मैंने आपको ये लिखा था कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आएगा, तो लैंड, फिर लेबर, फिर कैपिटल, फिर ऑन्टरप्रन्योर। ठीक है। इनके द्वारा जो अर्न इनकम है, क्या अर्जित आय है, ठीक है, अर्न इनकम। तो अर्न इनकम इसका तो क्या हो जाएगा, लैंड का, तो लैंड से आपको क्या मिलेगा, रेंट। और लेबर, लेबर से आपको क्या मिलेगा, वेज। ठीक है। और कैपिटल से आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। और इससे आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट। ठीक है। इन चारों का योग कर दो, वही आपका क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम। याद आ गया होगा सभी के। तो नेशनल इनकम का मतलब क्या हो गया, किसी देश के अंदर एक निश्चित समयावधि में या किसी भी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समयावधि में उस देश के जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन के साधन है, उनके द्वारा अर्जित आय का योग क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय कहलाता है। याद आ गया सभी के। तो अब इसमें जैसे भारत की बात करें कि इंडिया की नेशनल इनकम, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में भारत के जितने भी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर हैं, इनके द्वारा जितना किराया, जितना मजदूरी, जितना ब्याज और प्रॉफिट कमाया है, इसका योग कर दिया जाए, तो इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, हम नेशनल इनकम कहते हैं। क्लियर हुआ। उसके बाद में मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि अर्न इनकम और जो अनअर्न इनकम है उसका क्या मीनिंग है। तो अर्न इनकम तो मतलब हो गया इनकम विच इज अर्न बाई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। तो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इनके द्वारा जो भी आय अर्जित की जा रही है, लाइक रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, दीज आर अर्न इनकम, दीज आर अर्न इनकम। एंड अनअर्न इनकम क्या होती है, अनार्जित आय मतलब इनकम विच इज नॉट अर्न बाई द फैक्टर्स, लाइक ब्लैक मनी, डोवरी मनी, पेंशन मनी, ठीक है, लूट मनी, ब्राइब मनी, दीज आर अनअर्न इनकम, अनार्जित आय। तो नेशनल इनकम में इसको शामिल नहीं करते हैं। और नेशनल इनकम का मीनिंग क्या बताया था, द टोटल इनकम जनरेटेड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विद इन अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड नेशनल इनकम। क्लियर। उसके बाद मैंने बात की थी क्या तो शामिल करते हैं, किनको शामिल नहीं करते, और मैंने आपको यहाँ ट्रिक क्या बताया था कि जिनमें भी ये चार चीजें लग रही है, जिनमें भी, जैसे मान लो कोई ब्रोकर है, तो ब्रोकर अपनी दुकान खोल के रखता है पुरानी कार बेचने के लिए, उसके यहाँ कुछ सेल्समैन भी होते हैं, उसने भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया और वो एक लाभ कमाने के लिए काम कर रहा है। कंपनियों द्वारा जो डिविडेंड दिया जाता है, तो कंपनी चलाने के लिए उसको ये सब चाहिए। तो जहां पे भी ये सब चीजें लग रही है, इनसे जो पैसा आता है उसको तो हम किस में शामिल करते हैं, नेशनल इनकम में शामिल करते हैं, बाकी को नहीं करते हैं। तो जैसे क्या क्या शामिल करते हैं, ब्रोकर का कमीशन हो गया, ठीक है, या राष्ट्रीय आय की जब गणना हो रही है उस वित्त वर्ष में जो भी फाइनल गुड्स
या फाइनल सर्विस बन चुकी है उनका फाइनल वैल्यू मौद्रिक मूल्य शामिल होगा। ठीक है, और कंपनियों द्वारा जो डिविडेंड दिया जाता है वो शामिल होगा। ठीक है, ब्रोकर्स कमीशन हो गया, फिर डिविडेंड पेड बाई कंपनीज हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय आय में और क्या शामिल करते हैं, जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव है उनको जो अलोवेंस दिए जाते हैं वो भी नेशनल इनकम में शामिल करते हैं। जनप्रतिनिधियों का वेतन भत्ता, जनप्रतिनिधियों को जो भी भत्ते मिलते हैं। फिर जो सुरक्षा सेवा या जो सैनिकों पर खर्चा किया जाता है, एक्सपेंडिचर ऑन सिक्योरिटी एंड सर्विस, सिक्योरिटी सर्विसेज एंड मिलिट्री सर्विसेज, वो भी नेशनल इनकम में शामिल होगा। जो मकान मालिक अपने मकान में रह रहा है, तो उस पर किराया लग नहीं रहा है, पर उसके ऊपर एक आरोपित किराया मान के उसको भी नेशनल इनकम में शामिल किया जाता है। द इम्प्यूटेड रेंट ऑन द लैंड लोड। ठीक है, जो मकान मालिक है वो किराया थोड़ा ही देता है खुद को, कि जैसे मान लो मकान मालिक है वो कह लो जी ये किराया लो, लेकिन फिर भी उसको नेशनल इनकम में काउंट किया जाता है कि एक तरह से भाई वो भी तो अगर कहीं रहता तो किराया या लगता ही, या वो किसी को किराया में देता तो इनकम आती। फिर जितने भी जो फॉरेन टूरिस्ट भारत में घूमने आएंगे तो यहाँ एक्सपेंडिचर करेंगे ना, जैसे मान लो यहाँ की उबर टैक्सी में घूमने गए, ओला में गए, होटल में रुके, रेस्टोरेंट में खाए, किसी पार्क में या किसी भी मॉन्यूमेंट में घूमने गए तो टिकट भी कटवाया होगा, वो सारा नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। उसके बाद दोस्तों जो कंपनियां होती है वो पीएफ में कंट्रीब्यूशन करती है अपनी ओर से। कंट्रीब्यूशन मैंने बताया था दो तरह का होता है, एक तो आपकी खुद की इनकम से, वो नेशनल इनकम में शामिल नहीं होगा। दूसरा होता है कर्मचारी जिस कंपनी में काम करता है उस कंपनी की ओर से दिया जाता है, तो जो कंपनी का साइड वाला है वो तो जुड़ेगा, और जो खुद की सैलरी से कट रहा है वो नहीं जुड़ेगा, क्योंकि सैलरी ऑलरेडी इसमें इंक्लूड हो चुकी है। फिर इसमें मैंने आपको बताया कि जितनी भी मध्यमवर्ती वस्तुएं हैं, मध्यमवर्ती वस्तु मतलब ऐसी वस्तु जिनसे कोई फाइनल गुड्स बनेगी या जिसका वैल्यू एडिशन हो सकता है, उनको कहते हैं मध्यमवर्ती वस्तु। कच्चा माल वगैरह जो होता है, जैसे गेहूं मध्यमवर्ती वस्तु और आटा फाइनल गुड्स है। आटा मध्यमवर्ती वस्तु और रोटी फाइनल गुड्स है। ठीक है, ये ध्यान रखना है इस तरह से। अब मैंने कहा कि गेहूं जो है वो क्या है, तो मध्यमवर्ती है। आटा क्या बन गया, वो फाइनल गुड्स है। जो आटा बेच रही है ना आईटीसी वगैरह, तो आटा हम घर के लिए खरीद के ला रहे हैं तो आटा फाइनल गुड्स है। और रेस्टोरेंट में आटा नहीं बेचते, वहां रोटी बेचते हैं, तो वहां आटा क्या हो गया, आटा है वहां पे इंटरमीडिएट गुड्स, और रोटी ये खाते हैं वो क्या फाइनल गुड्स। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि जिस वर्ष हम गणना कर रहे हैं राष्ट्रीय आय के, उस वर्ष में जितनी भी इंटरमीडिएट गुड्स बनी है लेकिन उनका फाइनल गुड्स में यूज नहीं हुआ, तो उनका जितना भी स्टॉक बच गया वो भी नेशनल इनकम में शामिल होगा, भले ही मतलब उनसे कोई फाइनल गुड्स बनी अथवा नहीं बनी। ये ध्यान रखना, मतलब प्रोड्यूस हो चुकी हैं, फाइनल गुड्स में यूज नहीं हो पाई। उसके बाद मैंने कहा था घर का नौकर है, माली का काम है, या जो साफ सफाई करने वाली बाईजी आती है, वो जो सैलरी दोगे वो जुड़ेगा, पर माता पत्नी या खुद काम कर रहे हो उसका पैसा नहीं जुड़ेगा। उसके बाद जो भी दुनिया में भारत की ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडी है, समुद्र पारी व्यापार निगम है, उनका जो प्रॉफिट है वो भी जुड़ेगा नेशनल इनकम में। लेकिन जो भारत के अंदर विदेशी कंपनियां काम कर रही है वो भी तो प्रॉफिट कमा रही है ना, वो इसमें नहीं जुड़ेगा। जैसे कोका कोला का, पेप्सी का, इनका पैसा नहीं जुड़ेगा प्रॉफिट वाला, वो अमेरिका की इकोनॉमी में जुड़ेगा, चूंकि अमेरिका मुल्क की कंपनी है। उसके बाद मैंने आपसे बात की थी कि किन चीजों को सम्मिलित नहीं किया जाता है नेशनल इनकम में। तो पहला हो गया कोई भी प्राइज मनी हो गया, या कोई लॉटरी आपने जीत ली, तो इनमें आपका ये नहीं लगा, इसलिए शामिल नहीं होता है। या फिर मान लीजिए जो भी कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज जो इंडिया में वर्क कर रही हैं, वो अपने देश में प्रॉफिट भेजेंगे, वो नेशनल इनकम में नहीं जुड़ेगा बल्कि उस देश की नेशनल इनकम में जुड़ेगा। जैसे किया कार खरीदोगे तो प्रॉफिट किस में जाएगा, प्रॉफिट जाएगा साउथ कोरिया के में। अगर हुंडई खरीदोगे तो प्रॉफिट किस में जाएगा, साउथ कोरिया में। टोयोटा खरीदोगे पर प्रॉफिट किस में जाएगा, जापान में। मर्सिडीज खरीदोगे प्रॉफिट कहां जाएगा, जर्मनी में। क्लियर होता जा रहा है ना इस तरह से। तो जिस देश की कंपनी है उस कंपनी का माल तुम खरीदोगे तो उसका जो प्रॉफिट है वो तो उस देश की नेशनल इनकम में जुड़ेगा। लेकिन उस कंपनी का अगर यहाँ काम हो रहा है, उसने मान लो ऑफिस किराए में लिया, भारत के लोग मजदूरी कर रहे हैं, भारत के बैंक से उसने लोन लिया, वो तीनों चीज भारत की नेशनल इनकम में जुड़ेगा, क्योंकि वो भारतीयों को रेंट दे रहे हैं, भारतीयों से ब्याज ले रहे हैं,
और भारतीयों से काम करवा रहे हैं तो वो तो जुड़ेगा नेशनल इनकम में, बट उसका जो ये वाला है प्रॉफिट वो कहाँ चला जाएगा, क्योंकि एंटरप्रेन्योर विदेशी है तो प्रॉफिट वाला उस देश में चला जाएगा। क्लियर हो गया। फिर ब्लैक मनी, हवाला मनी, लूट मनी या दहेज मनी, डॉवरी मनी, ये नेशनल इनकम में शामिल नहीं होती है। ठीक है। फिर दूसरा आता है प्रोसीड्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसयूज, जो भी भारत सरकार की या राज्य सरकार की कंपनीज हैं सरकारी वाली, तो इन सरकारी कंपनियों का जब तुम विनिवेश कर दोगे, मतलब इनके शेयर बेच दोगे, विनिवेश मतलब सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यानी सरकारी कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी घटाना और निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाना, दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा आएगा, जैसे एलआईसी को थोड़ा सा बेचा हमने, उसका पैसा आ गया, तो वो पैसा नेशनल इनकम में नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा, इसमें दिमाग लगाओ। क्योंकि जो डिसइन्वेस्टमेंट करने से तुम्हें पैसा मिल रहा है वो किसी न किसी व्यक्ति की आय थी, वो तो ऑलरेडी जुड़ चुकी है ना, काउंट हो चुकी है, तो डबल काउंट हो जाएगी। फिर अगला इसमें आता है कि कोई भी जो गृहस्थ होता है, हाउस होल्डर होता है, वो अपने घर पे जो सर्विस दे रहा है या कोई भी काम कर रहा है, जैसे कोई टीचर अपने बच्चे को घर में पढ़ा रहा है, तो नेशनल इनकम में नहीं जुड़ेगा। अगर वो ट्यूशन पढ़ा रहा है और पैसा ले रहा है तो जुड़ेगा, क्योंकि बच्चे को पढ़ा रहा है तो ये थोड़ा ही कहता है जा तेरी मम्मी से पैसे लेके आ, तो फिर मम्मी कहेगी कि अपने पापा से बोल पॉकेट से निकाल के दे दे, तो मतलब अपनी जेब से घुमा फिरा के दे दिया, तो वो नहीं जुड़ेगा इसमें, है ना। फिर जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रेस्टोरेंट वगैरह में एज ए इंटरमीडिएट गुड्स यूज हो रहे हैं, जैसे ढाबा वगैरह में कुछ खाना जा रहे हो तो वहां पे जो भी सब्जी वगैरह है, कच्चा माल, वो तो इंटरमीडिएट गुड्स है, वो नहीं जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा वहां पे, सब्जी बन चुकी है उसका पैसा, रोटी बन चुकी है, पराठा बन चुका है उसका पैसा जुड़ेगा, इंटरमीडिएट गुड्स का नहीं जुड़ेगा। विदेशों से कुछ भी आपको उपहार मिल गया वो नहीं जुड़ेगा, कोई विदेशों से पुरस्कार मिला वो भी नहीं जुड़ेगा, या कोई ऐसी वस्तुएं जो बनी पिछले वर्ष में थी, बिकी नहीं, मान लो 2023-24 में 10 कारें बनी, उसमें 5 कारें बिक गई, तो वो तो जुड़ ही गया पिछले साल। जो 5 कारें नहीं बिकी थी, शोरूम में अभी भी पड़ी हैं, वो भी पिछले साल ही नेशनल इनकम में जुड़ेगा। जिस साल वो फाइनल गुड्स बन जाती है, भले बिके ना बिके, तो नई वस्तुएं जो किसी पूर्व वर्ष में उत्पादित हुई थी लेकिन बिकी प्रेजेंट ईयर में है, तो इस वर्ष में न जुड़ के पिछले वाले वर्ष में जुड़ गया, तो ये ध्यान रखना इस साल नहीं जुड़ेगा। और फिर पुरानी वस्तु को बेचने से जो भी पैसा आ रहा है, जैसे गाड़ी को बेचने से, मकान को बार बार बेचने से, या कुछ भी चीज बेचो पुराना, उसका जो पैसा वो भी नेशनल इनकम में शामिल नहीं होता है। उसके बाद जो गृहस्थ परिवार है, कोई बगीचा लगा रहा है, फल सब्जी पैदा करता है अपने लिए, किचन गार्डन वगैरह में अपने लिए, अपने बगीचे में, तो वो नेशनल इनकम में शामिल नहीं होता है, चूंकि उसकी कोई फाइनल वैल्यू थोड़ा ही देते हैं हम, भाई मैंने सब्जी उगाई खा लिया, नेशनल इनकम में शामिल नहीं होगा। फिर पीएफ में जो खुद का कंट्रीब्यूशन है कर्मचारी का, वो भी शामिल नहीं होता है। और सरकार से जो वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, छात्रवृत्ति मिलती है, बेरोजगारी भत्ता मिलता है, ये शामिल नहीं होता है। यहां एक विशेष बात ध्यान रखना, वृद्धावस्था पेंशन जो मिल रही है वो उन लोगों वाली है जिन्होंने सरकारी नौकरी ही नहीं की, लेकिन अगर तुमने सरकार के यहां नौकरी की फिर तुम्हें जो पेंशन मिलती है वो नेशनल इनकम में काउंट होती है। ये ध्यान रखना विशेष चीज है यहाँ पे कि ऐसी पेंशन जो ओल्ड एज पेंशन है वो नेशनल इनकम में शामिल नहीं होती है, पर तुम पहले सरकारी नौकरी करते थे वो वाली तुम्हें पेंशन मिल रही है, वो वृद्धावस्था पेंशन नहीं है, ध्यान रखना वो पेंशन है। ओल्ड एज पेंशन मिलती है, जैसे 1000 रुपया, 1500 रुपया, ये जो सरकारी स्कीम है वो वाला फ्री का पैसा है। लेकिन तुम आरएस बन गए, आईएएस बन गए, या मान लो एमपीपीएससी में एसडीएम बन गए, या वहां डीएसपी बन गए, तो तुमने तो काम किया, इसके बदले तुम्हें पेंशन मिल रही है, वो नेशनल इनकम में काउंट होती है। ये ध्यान रखना विशेष चीज है। एक बार प्रश्न पूछा यूपीएससी ने ऐसा कि निम्नलिखित में से कौन सी चीज शामिल होती है, तो ये वाली पेंशन जुड़ेगी, लेकिन ओल्ड एज पेंशन इसमें नहीं जुड़ती है। ठीक है। उसके बाद में हस्तांतरण आय, मतलब ऐसी आय जो कंपनियां वगैरह क्या करती है कि तुम्हें एक तो सैलरी पैकेज ऑफर किया, इसके अलावा तुम्हें टूर पे भेज दिया कभी, या बच्चों की फीस भर दी, या कुछ और तुम्हें दे दिया, जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखी होती है, उनको भी नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते हैं। उसके बाद में आती है कि जो मध्यमवर्ती वस्तु होती है, वस्तु और सेवा के उत्पादन में, तो जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं जिनसे फाइनल वैल्यू बन चुका है,
तो फाइनल वैल्यू का ही यूज होगा, इंटरमीडिएट गुड्स से उसको यूज नहीं करेंगे, माध्यमिक वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। हाँ, यहां ये ध्यान रखना, इसको समझ लो थोड़ा सा। मैंने पीछे बोला था इंटरमीडिएट गुड्स जो बनी कब, मान लो 2023-24 में, और 2023-24 में इनसे कोई फाइनल गुड्स नहीं बनी, तो इनका स्टॉक पड़ा है। जैसे ही वित्त वर्ष खत्म हो जाएगा तो फिर इन वस्तुओं को 2023-24 के नेशनल इनकम में शामिल किया जाएगा। यानी फिर से समझना, ऐसी मध्यमवर्ती वस्तुएं इंटरमीडिएट गुड्स जो फाइनल गुड्स में कन्वर्ट नहीं हुई, इंटरमीडिएट गुड्स के तौर पे ही रह गई और वित्त वर्ष हो गया खत्म, तो इसको नेशनल इनकम में शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी इंटरमीडिएट गुड्स थी, मध्यमवर्ती वस्तुएं, जिनसे फाइनल गुड्स बन चुकी है, तो अब इसको नेशनल इनकम में शामिल नहीं होगा। यदि क्या बन गई है इनसे फाइनल गुड, तो ये नेशनल इनकम में शामिल होगा। मतलब फाइनल गुड बन गई और यहां पे क्या फाइनल गुड नहीं बनी। अब तुम्हें क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये मैंने क्या कहा कि वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली मध्यमवर्ती वस्तुओं का जो मूल्य है वो शामिल नहीं होगा, क्योंकि फाइनल का जब मूल्य होता है तो ऑलरेडी इसका वैल्यू तो आता ही है, बस इसमें क्या जुड़ जाता है, वैल्यू एडिशन जुड़ जाता है। ठीक है ना। तो ये मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है नेशनल इनकम, यहां से भर भर के प्रश्न आते हैं, पीसीएस में भी और यूपीएससी में भी। पीवाईक्यू में कराऊंगा इस टॉपिक के खत्म होने पर। तो जो अभी आपका नेशनल इनकम हो जाएगा तो आपका इतना मैटर हो जाएगा कि मैं आपका एक टेस्ट ले लूंगा, मेंस का भी और प्रीलिम्स का भी। तो वहां पर फिर मैं आपसे सारे क्वेश्चन कराऊंगा पहली क्लास से लेकर अब तक के। तो थोड़ा रिवीजन बढ़िया से करते रहना, ताकि ऐसा लगे कि आप क्लास में जीवित लाइव रह के पढ़ रहे हो। तो अच्छे से पढ़ते रहो, फिर देखो मजा आएगा, सिलेक्शन होगा तब। ठीक है। अब आज हम लोग दोस्तों जो पढ़ेंगे वो है नेशनल इनकम के सूचकांक। तो आज का हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, तो हेडिंग दीजिए इंडेक्स ऑफ नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय के सूचकांक। अब देखो दो बात यहां पे समझो दोस्तों। मैंने आपको कहा था कि इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स वो चीज होती है जिससे हम किसी चीज को बहुत सिंपल तरीके से समझा सकते हैं। कोई भी चीज है उसको बहुत सिंपल तरीके से समझाने का माध्यम होता है निर्देशांक सूचकांक या इंडेक्स। जैसे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो गया, औद्योगिक क्षेत्र में होने वाली वृद्धि को बताता है। एचडीआई हो गया, मानव विकास को बताता है। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स है, वो हैप्पीनेस को बताता है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, वो पॉवर्टी को बताता है। तो ऐसे ही राष्ट्रीय आय को कौन बताता है, यानी किसी देश की कितनी राष्ट्रीय आय है ये हमें पता कैसे चलेगा। तो इसके लिए चार सूचकांक हैं। कितने सूचकांक हैं, चार सूचकांक हैं। तो ये सूचकांक इसके कौन कौन से हैं, चार इसके सूचकांक होते हैं। एक होता है जीडीपी, दूसरा होता है जीएनपी, तीसरा होता है एनडीपी और चौथा होता है एनएनपी। क्या है, चार इसके सूचकांक होते हैं। एक होता है जीडीपी, दूसरा होता है जीएनपी, तीसरा होता है एनडीपी और चौथा होता है एनएनपी। अब तुम चाहो तो राष्ट्रीय आय की गणना इस आधार पे कर लो, और कोई देश चाहे तो इस आधार पे कर सकता है। किसी देश की मर्जी हो तो वो एनडीपी के आधार पे कर सकता है, और किसी देश को लगे कि नहीं मैं तो इसके आधार पे बताऊं, तो भाई तुम इस आधार पे बनाओ, खुश हो जाओ। बात समझ रहे हो ना। चार सूचकांक है, चारों से ही राष्ट्रीय आय की गणना होती है।
जिस देश को, जिस अर्थव्यवस्था को, जिसमें राष्ट्रीय आय की गणना करनी है आप उसमें कर सकते हैं। जैसे भारत में राष्ट्रीय आय की गणना हम जो करते हैं वो एनएनपी के आधार पे करते हैं। जीडीपी के आधार पे भी कर सकते हो, एनएनपी के आधार पे कर सकते हो, एनडीपी के आधार पे कर सकते हो, तुम्हारी जो मर्जी हो, जो देश की सरकार को लगे कि ये बढ़िया है हमारे लिए, तुम उसमें कर लो। तो फिर हमें जानना पड़ेगा कि जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनडीपी क्या है और एनएनपी क्या है। ठीक है, तो पहले इनका पूरा नाम एक एक का लिख लो। जो पहला है दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक, ए सही है ना, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और हिंदी में बोलते हैं इसको सकल घरेलू उत्पाद। क्या बोलते हैं इसको? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। बच्चों की तरह चुटकियों में सब याद होगा तुम्हारे आज की क्लास। उसके बाद दूसरा है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसको क्या बोलेंगे? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या बोलेंगे? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। चौथा है दोस्तों एनडीपी। ये जीडीपी है ना, यहां पे जी है और इधर क्या हो गया? एन। बाकी तो इधर भी डीपी है, इधर भी डीपी है, तो इधर जी बोले तो ग्रॉस और एन बोले तो नेट। ग्रॉस और नेट का अंतर जब क्लियर हो जाएगा तो अपने आप ग्रॉस डोमेस्टिक और नेट डोमेस्टिक क्लियर हो जाएगा। आगे वो ही डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो हिंदी में क्या हो जाएगा? ये हिंदी में होगा निवल या शुद्ध घरेलू उत्पाद। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट इज निवल या शुद्ध घरेलू उत्पाद। और फिर जो तीसरा है ये है दोस्तों नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? तो वही निवल या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो इनके पूरे नाम फटाफट लिख लो। ठीक है, चारों के नाम फिर एक एक के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारा यहां तक हो जाएगा। चारों ये जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनडीपी क्या है, एनएनपी क्या है, और एकदम फर्स्ट क्लास समझ में आएगा। टेंशन नहीं लेना है, आप ऐसे ही फील करो जैसे क्लास में बैठ के ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ऑनलाइन सोचो ही मत। ठीक है, तो अपने आप बहुत चीजें समझ में आती जाएंगी। तो चार सूचकांक हो गए। पहला क्या बोलना है? दिट इज जीडीपी। पूरा नाम क्या है इसका? जीडीपी का तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में क्या बोलेंगे? सकल घरेलू उत्पाद। दूसरा क्या है? जीएनपी। जी स्टैंड फॉर ग्रॉस, एन स्टैंड फॉर नेशनल, पी फॉर प्रोडक्ट। तो ये हो जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद। उसके बाद में है एनडीपी। एनडीपी मतलब क्या हो गया तुम्हारा? तो एनडीपी मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट बोले तो निवल या शुद्ध, और फिर घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद या निवल घरेलू उत्पाद। और एनएनपी दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्या? नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया? तो नेट नेशनल प्रोडक्ट का मतलब हो गया निवल या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। या तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद बोल दो या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बोल दो, दोनों की बात एक ही है। अब ये जो हमारा पहला इसमें इंडेक्स है वो है जीडीपी। तो पहले दोस्तों हम देखते हैं जीडीपी क्या होता है, जीडीपी का परिभाषा होता क्या है। तो पहली हेडिंग दीजिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पहले तो इसकी परिभाषा लिख लेंगे, उसके बाद में इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये है क्या। ठीक है, तो फटाफट इसकी परिभाषा लिखिए। हेडिंग दीजिए जीडीपी और डेज देके लिखिए एक निश्चित समयावधि में
पहली बात, किसी देश की किसी देश की किसी देश की घरेलू सीमा एक निश्चित समयावधि में किसी देश की घरेलू सीमा किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत सभी निवासियों कोमा द्वारा, यहां भी कोमा लगा देना, उत्पादित, इंग्लिश वाले थोड़ा पेशेंस रखें, उत्पादित, सभी निवासियों द्वारा उत्पादित, फिर कोमा, अंतिम वस्तु अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों का योग। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। एक निश्चित समयावधि में किसी देश की घरेलू सीमाओं के अंतर्गत सभी निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों का योग जीडीपी कहलाता है। अब इसमें एक तो मौद्रिक मूल्य आपको करना है, दूसरा अंतिम वस्तु और सेवाओं, फिर निवासियों और देश की घरेलू सीमा और निश्चित समयावधि, ये चार चीजें आपको यहाँ पे समझना है। तो हिंदी वाले तो अब देख के लिख लो आराम से। एक निश्चित समयावधि में किसी देश की घरेलू सीमाओं के अंतर्गत सभी निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य का योग क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। इंग्लिश वाले लिखना शुरू कीजिए। द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, the total value of final goods and services, the total value of final goods and services produced within a country's border, produced within a country's border, produced within a country's border in a financial year, in a financial year, regardless of ownership, regardless of ownership, regardless of ownership, अथवा और, इंग्लिश वाले दूसरी परिभाषा इसी को और आसान कर देता हूं। जीडीपी इज द सम, जीडीपी इज जीडीपी इज द सम of the monetary value, GDP is the sum of monetary value of final goods and services, of final goods and services produced by all residents, produced by all residents within a country's domestic borders, within a country's domestic borders in a given time period, in a given time period। अब देखो दोस्तों, ये जो जीडीपी होता है ना, इस जीडीपी का मतलब क्या होता है? तो जीडीपी का मतलब होता है प्रोडक्शन। जीडीपी का एक्चुअल में मतलब क्या है? एक शब्द में प्रोडक्शन, कि कितना उत्पादन हुआ। जीडीपी का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका मतलब है उत्पादन कितना हुआ किसी देश में एक साल के अंदर निवासियों द्वारा, यही जीडीपी है। एक साल में जितना उत्पादन हुआ किसी देश की सीमाओं में निवासियों द्वारा, उसको पैसों में कन्वर्ट कर लो, वो जीडीपी हो गया। पर इसको ऐसे लिखेंगे नहीं,
तो परिभाषा हम क्या देंगे इसकी कि भाई एक निश्चित समयावधि में किसी देश की घरेलू सीमाओं के अंतर्गत सभी निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों का योग जीडीपी कहलाता है। जीडीपी इज द सम ऑफ द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल रेजिडेंट विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर डोमेस्टिक बॉर्डर्स इन अ गिवन टाइम पीरियड। क्लियर हुआ? अब इसको थोड़ा सिंपल करते हैं अपन। इसी चीज को मैं समझा रहा हूं। मैंने आपको कहा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या बोला? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोले तो क्या है? प्रोडक्शन। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन का शाब्दिक अर्थ मैंने क्या बताया? किसी देश में होने वाला उत्पादन। तो जीडीपी में वहां चार चीजें मैंने आपको बताई थी। पहली चीज इसमें क्या आ रही है? एक निश्चित समयावधि। पहली चीज क्या आ रही है? एक निश्चित समयावधि, एक फिक्स टाइम पीरियड। और वो तुम समझ गए होंगे क्या है? एक फाइनेंशियल ईयर होता है। क्या होता है? एक वित्त वर्ष। निश्चित समयावधि का मतलब यहां पे क्या है? एक मतलब फाइनेंशियल ईयर। फिर दूसरी बात, किसी देश की घरेलू सीमा। तो दूसरी बात क्या आ रही है? डोमेस्टिक बॉर्डर्स। डोमेस्टिक बॉर्डर्स, घरेलू सीमा। दूसरी बात क्या आ रही है? डोमेस्टिक बॉर्डर्स, घरेलू सीमा। फिर तीसरी बात इसने क्या बोला? एक निश्चित समयावधि में किसी देश की घरेलू सीमाओं में सभी निवासियों द्वारा, बाय ऑल रेजिडेंट। तो आया सभी निवासी, ठीक है। और फिर इन निवासियों द्वारा उत्पादित, प्रोड्यूस्ड, अंतिम वस्तु, फाइनल गुड्स और सेवा। और इनका क्या? मौद्रिक मूल्य है। मौद्रिक मूल्य मतलब मॉनेटरी वैल्यू। और इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब है फाइनल गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। और ये निवासी क्या हो गया? रेजिडेंट, ठीक है। और घरेलू सीमा मतलब हो गया डोमेस्टिक बाउंड्री। तो अब एक एक को हम देखते हैं कि इनका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो पहला इसने लिखा एक निश्चित समयावधि। तो एक निश्चित समयावधि का मतलब है एक फाइनेंशियल ईयर। क्या है? एक फाइनेंशियल ईयर। और ये फाइनेंशियल ईयर मतलब भारत के संदर्भ में है 1 अप्रैल से 31 मार्च। फर्स्ट अप्रैल टू 31 मार्च। क्लियर सभी के? फिर दूसरी बात जो यहां पे आई है वो तुम्हें ध्यान से समझना है। घरेलू सीमा। तो घरेलू सीमा में दोस्तों आपको ये चीज ध्यान रखना, एक तो है मुख्य भौगोलिक सीमा। जो हमारा मेन बाउंड्री है, भारत का नक्शा जो है, मुख्य भौगोलिक सीमा। फिर दूसरा जो इसमें आता है वो है हमारा तटीय क्षेत्र। क्या है? तटीय क्षेत्र, कोस्टल बाउंड्री। तीसरा इसमें आता है दोस्तों हमारे दूतावास, एम्बेसी। क्या आते हैं? दूतावास या
जो हमारे मिलिट्री बेस हैं दूसरे देशों में, सैन्य अड्डे, ठीक है, जैसे सेशल्स में, कजाकिस्तान में जो भी हमारे ये सैन्य अड्डे होते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। और फिर चौथा जो आता है इसमें हमारे जितने भी जो जलयान है, ठीक है, या वायुयान है, यानी हमारे जितने भी शिप हैं और जितने भी हमारे एरोप्लेन हैं ये हो गए, या फिर जितने भी विदेश में हमारे रिसर्च स्टेशन हैं, वैज्ञानिक स्टेशन, जैसे आपको पता है ना हिमाद्री, भारती, ठीक है, ये जो अंटार्कटिका और आर्कटिक पे हमारे रिसर्च बेस हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। तो अब यहाँ पे पहली चीज जो तुम्हें ध्यान में समझना है, जीडीपी की परिभाषा मैंने आपको समझाया, एक निश्चित समयावधि में किसी देश की घरेलू सीमाओं के अंतर्गत सभी निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। यही लिखा है आपने पीछे, आपने यही लिखा है, जीडीपी इज द सम ऑफ द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल रेजिडेंट विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर इन अ फिक्स गिवन टाइम पीरियड। तो यहाँ पे मैंने उन्हीं चीजों को चार पांच इस तरह से लिख दिया। तो पहला मैंने लिखा भाई निश्चित समयावधि का मतलब क्या है, तो वो है एक हमारा फाइनेंशियल ईयर। और भारत का फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो भारत का फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होता है, तो फाइनेंशियल ईयर भारत का शुरू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। इसको 4 क्वार्टर में बांटते हैं। जब आप डेटा देखते हैं ना जीडीपी का, तो इसको कितने क्वार्टर में बांटते हैं, 4 तिमाहियों में। ठीक है, ऐसे बांटते हैं ना अपन, Q1, फिर Q2, फिर बांटते हैं अपन Q3, फिर बांटते हैं Q4। ठीक है, Q1 मतलब हो गया तुम्हारा अप्रैल मई जून, Q2 हो गया तुम्हारा जुलाई अगस्त सितंबर, फिर Q3 हो गया तुम्हारा अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और चौथा क्वार्टर होता है जनवरी फरवरी मार्च। तो जीडीपी के जो आंकड़े आते हैं वो 3-3 महीनों पर पब्लिश किया जाता है, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया अप्रैल से जून, सेकंड हो गया आपका जुलाई से सितंबर, तीसरा हो गया अगस्त से ये अक्टूबर से दिसंबर, और चौथा हो गया जनवरी से मार्च। उसके बाद दोस्तों आता है घरेलू सीमा। तो घरेलू सीमा और जीडीपी में क्या शामिल होता है, तो जीडीपी में इन सब को घरेलू सीमा मानते हैं। जीडीपी में घरेलू सीमा मतलब क्या है, तो जीडीपी में घरेलू सीमा का तात्पर्य यह है, एक हमारा मुख्य भौगोलिक क्षेत्र, क्या हमारा मुख्य भौगोलिक क्षेत्र। तो मुख्य भौगोलिक क्षेत्र का मतलब तो क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे मुख्य भौगोलिक क्षेत्र मतलब हमारे देश का जो नक्शा आपको दिखाई दे रहा है, हमारे देश का जो नक्शा आपको दिखाई दे रहा है, जैसे अगर इसको मैं आपको दिखाऊं तो इस तरह से आप देखो, ये हमारे देश की जो घरेलू सीमा है ना, इसका मतलब क्या है, तो ये आपको जो यहां से दिखाई दे रहा है इस तरह से, ये पूरा जो भारत का नक्शा आपको दिखाई दे रहा है ना, तो ये हमारी मुख्य जो है घरेलू सीमा है। ठीक है, और इधर फिर हमारा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, और ये अपना लक्षद्वीप हो गया। ये क्या है, हमारी मेन बाउंड्री है, मुख्य घरेलू सीमा है। इतना क्लियर हुआ सभी के। उसके बाद में जो दूसरा आता है वो आता है तटीय क्षेत्र। तो ये तो एकदम आपके क्लियर हो गया ना कि डोमेस्टिक जो बाउंड्री है, इसमें पहला जो शब्द था वो था मुख्य भौगोलिक सीमा। क्या, मुख्य भौगोलिक सीमा। तो मुख्य भौगोलिक सीमा का मतलब यहां पे क्या है कि इस ग्लोब के ऊपर जहां भारत है, उस भारत का जो ये नक्शा है, मेन लैंड है हमारा, वो ये है, और इधर लक्षद्वीप है और ये अंडमान है, ये हमारा मुख्य भौगोलिक क्षेत्र है। फिर दूसरा जो आया उसमें आया आपका तटीय क्षेत्र। उसके लिए एक शब्द यूज होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्या होता है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र का मतलब हो गया यहां से लेकर के 200 नॉटिकल मील तक का जो समुद्री क्षेत्र है
कितना? 200 नॉटिकल मील। 200 नॉटिकल मील तक का जो समुद्री क्षेत्र है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमिक जोन, सॉरी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्या बोलते हैं उसको? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये हमारी बेस लाइन होती है। इस बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील, नॉटिकल मील मतलब समुद्री मील होती है, और एक नॉटिकल मील में आप 1.83 किलोमीटर जितना होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये 200 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। बेसलाइन से 200 नॉटिकल मील तक की दूरी जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो यहां पर जो देश होता है उस देश को क्या है कि वो यहाँ पे रिसर्च कर सकता है, सभी प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सकता है, उनका संरक्षण करेगा, उसका प्रबंधन करेगा, ये उसको संप्रभु अधिकार है। तो ये हमारा क्या है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, ये वाला जो भी इलाका है। यानी यहां इसको भी हम घरेलू सीमा में काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये इसको आप इस तरह से समझो। दूसरा जो शब्द था ना, तटीय क्षेत्र। क्या? तटीय क्षेत्र। तो ये तटीय क्षेत्र जो कोस्टल इलाका है वो देखो, ये तो हो गया मेनलैंड यानी अंडमान, ये भी हो गया मेनलैंड यानी लक्षद्वीप, और ये हो गया अंडमान एंड निकोबार, और ये तो इंडिया है, ये आपका मेनलैंड। ठीक, तो अब इसके जो इधर ये बांग्लादेश है, तो यहां से लेकर ये पूरा का पूरा, और चूंकि इधर श्रीलंका आ गया तो फिर ये थोड़ा घटेगा, दोनों के बीच बटेगा, इसलिए यहां लक्षद्वीप है, तो इधर देखो बहुत आगे तक बढ़ गया, ये हमारा एरिया है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? तटीय क्षेत्र। और ये भी हमारी जो जीडीपी है इसमें शामिल होता है। तो इसके लिए एक शब्द होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, extended to a distance of 200 nautical miles from the baseline. In this, the coastal countries get the sovereign right to explore, ठीक है, और दूसरा exploit, conserve एंड मैनेज ऑल नेचुरल रिसोर्स। यानी बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील की दूरी तक फैला क्षेत्र होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इसमें जो भी देश है उस तटीय देश को सभी प्राकृतिक संसाधनों की खोज, ठीक है, उसका एक्सप्लोर करने का अधिकार, दोहन करने का अधिकार यानी एक्सप्लॉइट करने का अधिकार, संरक्षण यानी उसका कंजर्व करने का अधिकार, प्रबंधन यानी उसको मैनेज करने का संप्रभु अधिकार प्राप्त होता है। अब ये बेसलाइन क्या है, तो अगर ये दिख रहा है प्रॉपर तो समझने की कोशिश करना है इसको। देखो, ये जो भारत का नक्शा आपको दिखाई दे रहा है ना इस तरह से, इसको थोड़ा जूम किया है, तो इसको थोड़ा टेढ़ा कर दिया यहां पे, ये आपको दिखाई दे रहा है भारत का ये नक्शा है, इस नक्शे को यूं घुमा दिया, तो ये जो बाउंड्री है ये कौन सी है? ये वाला, जैसे ये चिल्का लेक का ये वाला इलाका है। अब ये जो लाइन आपको मैंने लाल लाल दिखाई, इस लाइन को बोलते हैं बेस लाइन। क्या बोलते हैं इसको? बेस लाइन। ये क्या है? बेस लाइन। इस बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है, ये 200 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है, इसी को क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और इसमें जो भी कुछ उत्पादन होगा वो हमारे देश की जीडीपी में शामिल किया जाएगा। इतना बात समझ में आ गया? तो वापस आ जाइए इधर। तो जीडीपी का मतलब क्या हो गया? एक निश्चित समयावधि। तो एक निश्चित समयावधि तो तुम्हें एकदम क्लियर हो गया होगा कि इसका क्या मीनिंग होता है। तो एक निश्चित समयावधि का मतलब होता है कि एक वित्त वर्ष, अपना वित्त वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को खत्म होता है, 4 क्वार्टर में बांटते हैं, क्वार्टर 1, 2, 3 एंड क्वार्टर 4। अमेरिका और इनका वित्त वर्ष 1 जनवरी से शुरू होता है, तो वो 1 जनवरी से उसको काउंट कर लेते हैं। ठीक है, हमारे देश में भी बात चली थी कि हम वित्त वर्ष को चेंज करके क्या करने वाले हैं, 1 जनवरी करने वाले हैं, पर अभी किया नहीं है। तो अभी जब तक किया नहीं है तब तक यही मान के चलना है। अब दोस्तों दूसरा इसमें जो टर्म था वो था घरेलू सीमा, डोमेस्टिक बाउंड्री। तो डोमेस्टिक बाउंड्री मतलब क्या? तो डोमेस्टिक जो बाउंड्री घरेलू सीमा होती है उसमें क्या क्या काउंट किया जाता है? एक मुख्य भौगोलिक क्षेत्र जो नक्शा मैंने आपको दिखाया, दूसरा तटीय क्षेत्र कोस्टल इलाका यानी अनन्य आर्थिक क्षेत्र, तीसरा होता है कि जो हमारे दूतावास है। तो दूतावास का मतलब यहां पे क्या है कि ये पूरा ग्लोब है, और ये यहां पे मान लो अपना प्यारा भारत है। इस भारत देश के
जैसे यूएस में, यूके में, कनाडा में, ठीक है, इधर ब्राजील में, इधर अर्जेंटीना में, इधर साउथ अफ्रीका में, इधर ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, इधर न्यूजीलैंड में, इधर चाइना में, ठीक है, इधर रसिया में, ठीक, हर देश के अंदर, तुर्की वगैरह जितने भी, फ्रांस है, इटली, हर देश में हमारे दूतावास हैं। दूतावास क्या होता है? जहां पे हमारा राजदूत निवास करता है, जहां किसी देश का जो राजदूत होता है, जैसे भारत के आईएफएस ऑफिसर हो गए, राजदूत निवास करते हैं, या इनका ऑफिस होता है एक तरह से। क्या होता है इनका? ऑफिस। तो दूतावास क्यों चाहिए? कि भाई किसी भी देश को अगर भारत से संपर्क करना है तो भारत के दूतावास के माध्यम से मैसेज भेजेगा। कोई भारत में आना चाहता है तो पहले दूतावास में जाके वीसा लेगा। क्या लेगा? वीसा। हम लोग इसको बोलते हैं ना वीजा। तो वो क्या लेगा? पहले वीसा लेगा। तो कहां से मिलेगा? तो पहले लेना पड़ेगा ना भारत में आने से पहले। तो हर देश के अंदर लगभग हमने दूतावास खोल रखे हैं। अभी पूरे देशों में नहीं है, तो जहां नहीं है तो हम एक देश में खोल लेते हैं सीमाओं पे कि भाई यहां भी ले लो, इधर भी ले लो। ऐसे कुछ देशों में है, कुछ में अभी भी नहीं है। तो यहाँ राजदूत रहते हैं या वाणिज्य महादूत रहते हैं, तो उन ऑफिसेस को हम क्या बोलते हैं? दूतावास बोलते हैं। तो भारत के ये जितने भी दुनिया के देश हैं, लगभग लगभग जितने भी बड़े देश हैं, इन सब में भारत के कौन रहते हैं? एम्बेसडर रहते हैं। वहां जो ऑफिस है, उस ऑफिस को हम क्या बोलते हैं? एम्बेसडर ऑफिस बोलते हैं, राजदूतावास बोलते हैं। अब दूतावास का कंसेप्ट ये है कि भाई इस दूतावास में हमारा जो लोग रह रहा है वो हमारे देश से दूर रहता है, और राजदूतों को संरक्षण देने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुसार, ठीक है, राजदूतों को संरक्षण देने के लिए वियना कन्वेंशन है ना, नोट मॉन्ट्रियल शब्द मैंने गलत बोल दिया। कौन सा कन्वेंशन? वियना समझौता, दैट इज वियना कन्वेंशन। तो इस वियना कन्वेंशन के अनुसार सभी देशों में यह सहमति हुई कि भाई राजदूत जहां रहेगा उसका ऑफिस का जो एरिया है ना, वो इस देश का माना जाएगा। भले ही भौगोलिक तौर पे जैसे ये यूएसए है यहाँ पे, तो ये यूएसए, तो इसमें भी हमारा जो दूतावास है भारत का, तो ये भारत का घरेलू क्षेत्र माना जाएगा। क्या माना जाएगा? घरेलू सीमा। और घरेलू सीमा का मतलब यहां कानून जो होंगे ना, वो भारत के लागू होंगे। भले ही ये क्षेत्र दुनिया में मतलब दूसरे देश में है, तो अमेरिका में, कनाडा में, यूके में, या जिस भी देश में भारत का दूतावास होता है, उस दूतावास में कानून किसके होते हैं? भारत की संसद के कानून जो होते हैं वो लागू होते हैं। ना कि अमेरिका के कानून होंगे, ना कि कनाडा के कानून होंगे, ना कि यूके के कानून होंगे, ना कि तुर्की। ऐसा क्यों किया गया? ताकि उनको एकदम सुरक्षा मिल सके और भारत के कानूनों के अनुसार उनको सुरक्षा मिल सके, क्योंकि हर देश के अंदर रूल रेगुलेशन अलग है। अब मान लो कि कोई अगर इसको ना माने तो क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते करने को। तो प्रैक्टिकली मान लो अमेरिका अगर हमारे राजदूत के साथ बदसलूकी कर ले, तो तुम क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। तुम भी कर लो उसके साथ, इतना कर सकते हो। तो इसलिए हुआ क्या कि भाई अगर भारत का राजदूत इधर अमेरिका में प्रताड़ित हुआ तो हम क्या करेंगे? टिट फॉर टेट, जैसे को तैसा हम भी इधर करेंगे। तो इससे क्या हुआ? भारत वाला राजदूत भी परेशान हुआ, अमेरिका वाला भी परेशान हुआ। तो ये तो एक तरह से दिक्कत हो जाएगी ना फिर। तो इसके लिए वियना समझौते में ये कहा कि राजदूत जहां रहता है उसका जो ऑफिस होगा, उस ऑफिस में कानून कहां के लागू होंगे? जिस देश का वो दूतावास है। यानी अमेरिका में भारत का दूतावास है तो यहां भारत के कानून होंगे, और दिल्ली में अमेरिका का जो दूतावास है वहां पे अमेरिका के कानून लागू होंगे। बिना उस राजदूत की अनुमति के ना तो यहां ये कोई भी पुलिस कार्रवाई कर सकता है, ना भारत कर सकता है। यहां तक कि भारत के राष्ट्रपति चाहे ना कि मैं इसके दूतावास में घुस जाऊं बगैर परमिशन के, नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारा क्षेत्र ही नहीं है।
भौगोलिक दृष्टि से तो दिल्ली में स्थित अमेरिकी दूतावास भारत का ही क्षेत्र है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार वो किसका क्षेत्र है? वो अमेरिका का है। वो हमारा घरेलू सीमा नहीं है, वहां हमारे कानून लागू नहीं है। तो वो कुछ भी करें, वो चाहे तो हमारे शत्रु देश के व्यक्ति को वहां पे शरण दे सकते हैं, आतंकवादी घुस गया उसको शरण दे सकते हैं। इसका एग्जाम्पल बताऊंगा, जूलियन असांजे का केस, थोड़ा समझो। तो ये जो दूतावास है, इनको इतना संरक्षण दिया क्यों गया? ताकि राजदूत निर्भय होके काम कर सके, बेफिक्र होके काम कर सके, किसी भी तरह का खौफ डर उनको ना रहे। तो इसका मतलब क्या है कि दुनिया के जितने भी देशों में भारत के दूतावास हैं, वहां भारत के कानून लागू होते हैं और उसको भारत का घरेलू सीमा कंसीडर किया गया। और भारत के दिल्ली में जितने भी देशों के दूतावास हैं, ये दूतावास में जो क्षेत्र है वो वहां हमारे कानून लागू नहीं होते और वो हमारा घरेलू सीमा भी नहीं है। तो जीडीपी में क्या शामिल होता है? घरेलू सीमा। तो मुझे ये बताओ कि चाइना में स्थित भारत का जो दूतावास है, वहां कुछ भी गुड्स उत्पादित हो रही है, वो भारत की जीडीपी में शामिल होगी या नहीं होगी? होगी, क्योंकि ये भले ही जो दूतावास है ये भारत का है ना, भारत का दूतावास है ये, भारत का दूतावास। तो भारत का जो दूतावास है चाइना में, वहां पे कुछ भी उत्पादन हो रहा है, चाहे गुड्स या सर्विस। अब जैसे क्या सर्विस होंगे? कोई वीसा लेने आएगा तो पैसा लगेगा, कोई कोई सूचना लेने आ रहा है तो पैसा लगेगा। वहां रेस्टोरेंट होता है भारत का, उसमें कुछ भी खाने आएगा तो पैसा देगा, तो हमारी जीडीपी में जुड़ेगा, चाइना की जीडीपी में नहीं जुड़ेगा। फिर अमेरिका में भारत का दूतावास है, तो अमेरिकी लोग भारत घूमना चाहते हैं तो पहले वीजा लेंगे, तो वीजा लेंगे तो पैसा देंगे ना भारत को, तो वो भी हमारी जीडीपी में जुड़ेगा। अब मुझे ये बताओ वाइस वर्सा, कि दिल्ली में जो चाइना का दूतावास है उसमें भी तो वीजा मिलता है, उसमें भी रेस्टोरेंट है, चाइनीज भोजन मिलता है वहां पे, तुम जाके खा सकते हो। क्या वो भारत की जीडीपी में जुड़ेगा क्या? यस और नो? नो। क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि भाई वो भारत का हिस्सा है भौगोलिक तौर पे, पर आर्थिक आर्थिक दृष्टिकोण से इकोनॉमिकली उसको हमने डोमेस्टिक बाउंड्री का दर्जा नहीं दिया है। वो चाइना का डोमेस्टिक बाउंड्री है तो दिल्ली में, लेकिन वो चूंकि चाइना का दूतावास है इसलिए वो हमारी घरेलू सीमा नहीं माना जाएगा। तो चाइना, अमेरिका, ब्रिटेन, जिस भी देश का दूतावास दिल्ली में अवस्थित है, उन दूतावास के ऑफिस में जो आर्थिक गतिविधियां हो रही है, वस्तु और सेवा बन रही है, वो हमारे देश की जीडीपी में शामिल नहीं होंगे। इतना बात समझ में आ गया क्या? क्लियर हुआ सभी के? फिर ध्यान से समझो कि ये दूतावास को इतना फ्रीडम क्यों दिया गया। तो मैं बता रहा था कि राजदूत एकदम बेफिक्र होकर काम कर सके। कई बार क्या होता है कि संबंध में उतार चढ़ाव भी होता है, तो अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे राजदूत को अरेस्ट कर लेते, कई तरह की कर सकते हैं। तो राजदूतों के लिए यह है कि जब भारत का कोई आईएफएस अधिकारी को हम दूसरे देश में भेजते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति उसको एक आइडेंटिटी कार्ड देते हैं राजदूत का, कि भाई ये भारत का प्रतिनिधि है उस देश में, पहला नागरिक है एक तरह से उस देश में, भारत का प्रतिनिधि के तौर पे वो वहां जाता है। फिर वो अपना आईडी कार्ड वहां के राष्ट्रपति को देगा और वहां का राष्ट्रपति उस आईडी कार्ड को स्वीकार कर लिया, मतलब उसने मान लिया कि तुम भारत की तरफ से राजदूत आए हो, हम तुम्हें सारे राजदूत वाले जो प्रोटोकॉल से अधिकार है वो संरक्षण देंगे। मान लो कि अगर उसने उस देश में किसी कानून का वॉयलेशन कर दिया, किसी की हत्या ही क्यों ना कर दी, तो भी तुम उसको अरेस्ट नहीं कर सकते जब तक वो राजदूत है। अब तुम क्या कर सकते हो? तो तुम कहोगे कि भाई तुम्हारा जो आईडी कार्ड मुझे दिया था ना, वो हम रिजेक्ट कर रहे हैं, मतलब वापस दे रहे हैं तुम्हें। तो जैसे ही तुमने आईडी कार्ड वापस दे दिया, अमेरिका ने भारत के राजदूत को कहा ये लो तुम्हारा आईडी हम स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं कि तुम भारत के राजदूत आए हो। तो अब तुम्हें वो प्रोटोकॉल है नहीं तो गिरफ्तार नहीं कर सकते। उसको क्या बोलेंगे? तुरंत हो सके जितना देश खाली करके चले जाओ। बात समझ में आ गया? गिरफ्तार नहीं करेगा, ये संरक्षण है। तो अब वो कर दिए तो हम भी क्या करेंगे? हम भी उस वाले के साथ यही करेंगे, भले ही इसने कुछ किया नहीं किया, तो हम भी कहेंगे कि तुम्हारा जो आईडी कार्ड हमारे राष्ट्रपति ने स्वीकार किया वो तुम्हें वापस लौटा रहे, चुपचाप जितना जल्दी हो अमेरिका भाग जाओ, वरना ठीक नहीं होगा। क्योंकि अब तुम आईडी, वो जो तुम्हें राजदूत के प्रोटेक्शन थे वो नहीं मिले हैं। बात समझ में आ गई ना? जैसे एक केस आपने सुना होगा, श्रीमती देवयानी खोब्रागडे, महाराष्ट्र की रहने वाली आईएफएस ऑफिसर है।
एक केस लगभग 2011 का है, 2011 या 12 का। तो देवयानी खोब्रागडे अमेरिका में भारत की वाणिज्य महादूत थी। वो वहां पे एक भारतीय महिला को अपनी नौकरानी बना के लेके गई थी, डोमेस्टिक वर्कर। अब भारत के डोमेस्टिक जो कानून है वो अलग है, और अमेरिका के डोमेस्टिक वर्कर के कानून बहुत सख्त हैं। अपने यहाँ तो जितना काम कराओ करा लो, शोषण भी करो तो बेचारों क्या होता है, कोई सुनता ही नहीं है। अब वो महिला देवयानी खोब्रागडे की नौकर बन के गई थी, तो एक तरह से अमेरिका लेके गई तो एहसान किया, भाई तुम्हें इतना अच्छी लाइफस्टाइल दे रहे हैं। लेकिन वहां के कानून के अनुसार उसका शोषण था। तो उसने क्या किया, वहां रही, फिर कुछ लोगों के संपर्क में आई, तो उसने बताया तुम्हारा तो शोषण हो रहा, तुम केस कर दो इस पे। तो उसने क्या किया, देवयानी खोब्रागडे के खिलाफ केस कर दिया कि भाई ये मेरा शोषण करती है। ठीक है, कई तरह के उस पर आरोप भी लगा दिए। तो अब चूंकि देवयानी खोब्रागडे क्या है, वो राजदूत है, तो उसको अरेस्ट तो कर नहीं सकते। तो वहां की पुलिस ने क्या किया, बड़ी चालाकी से उसको अरेस्ट किया। राजदूत जब तक ऑफिस में होगा गिरफ्तार नहीं कर सकते, या उसके पास आईडी है तो गिरफ्तार नहीं कर सकते, राजदूत की जो कार है उसमें बैठा है तो गिरफ्तार नहीं कर सकते। अब वो देवयानी खोब्रागडे अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने गई, जैसे ही बाहर निकली उसको अरेस्ट कर लिया, और अरेस्ट करके फिर बदसलूकी हुई उसके साथ, पूछताछ वगैरह कई तरह की चीजें हुई। सॉरी। तो क्या हुआ मामला, एक्सट्रीमली सॉरी। अब अमेरिका ने फिर कहा कि तुम भारत छोड़ के चले जाओ, मतलब अमेरिका छोड़ के अपने देश लौट जाओ। अब लौट ही जाओ तो भाई लौटना पड़ेगा, क्योंकि आईडी लौटा दिया। तो फिर हमने भी क्या किया, यहां भारत में उसी लेवल का जो अमेरिका का राजदूत था उसको कहा कि चुपचाप बोरिया बिस्तर समेटो और भाग जाओ यहां से, वरना तुम्हारे साथ भी वही होगा। तो अमेरिका ने सोचा नहीं था कि मनमोहन सिंह ऐसा करेंगे, लेकिन हमने किया, तो उसकी अकल ठिकाने आ गई। लेकिन हम उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। राजदूत को ये पावर इसलिए दी गई है कि उसको संरक्षण मिल सके, तो इसके लिए भी ये ना समझौता किया गया है। अब हमारा तो मेन मुद्दा ये नहीं था, ये तो यूं ही मैंने एक कहानी आपको बता दी कि भाई ठीक है। हमारा मुद्दा क्या है कि इस दूतावास में, चाहे दुनिया के किसी भी देश में, भारत का जो दूतावास है, यहाँ जो भी आर्थिक गतिविधि होंगी, यानी कोई वस्तु बिक रही है, कोई सेवा दे रहे हो, वो घरेलू सीमा में मानी जाएगी, मतलब भारत की जीडीपी में उसको शामिल किया जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। फिर ऐसे ही दुनिया के कुछ देशों में हमारे सैन्य अड्डे भी हैं, जैसे कजाकिस्तान है, सेशल्स है, तो वहां हमारा मिलिट्री रहता है, मतलब भारत के बाहर मिलिट्री बेस है हमारा। तो वहां मिलिट्री रह रही है, तो वो भी भाई सेवा भी उत्पादन हो रहा है वहां पे, मिलिट्री सर्विसेज, गुड्स का भी उत्पादन होता है, वो भी हमारी घरेलू सीमा मानी जाएगी, और उसमें जो भी उत्पादन होगा वो भारत की जीडीपी में शामिल होगा। इतना बात क्लियर हो गया क्या? तो ये जो था, एक तरह से मैंने आपको यहां तक समझा दिया, घरेलू सीमा, मुख्य भौगोलिक सीमा क्या है, तटीय क्षेत्र क्या है, दूतावास और सैन्य अड्डे, इनको घरेलू सीमा क्यों मानते हैं। उसके बाद है जलयान या वायुयान। देखो भारत का जो भी जहाज है, जलयान मतलब शिप, जैसे टाइटन हो गया, टाइटेनिक हो गया, या ऐसे बहुत सारे जहाज होते हैं, क्रूज वगैरह, तो ये दुनिया के किसी भी देश में चला जाए, अफ्रीका, पाकिस्तान के कराची पोर्ट, कहीं भी, ग्वादर पोर्ट या हम्बनटोटा पोर्ट, कहीं भी जाए दुनिया में, जिस जहाज के अंदर भारत का मालिकाना हक है, उसके अंदर बिना भारत की अधिकारियों की अनुमति के तुम प्रवेश नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर भारत की संप्रभुता है। वरना ऐसा होता तो फिर इन जहाज को कोई भी देश कब्जे में कर लेता, उनके जो यात्री होते हैं उनके साथ गड़बड़ कर सकते हैं, जो उनके कैप्टन वगैरह होते हैं उनके साथ कुछ भी मारपीट हो सकती है। तो नियम ऐसा भी है ना कन्वेंशन में, कि किसी देश का जहाज अगर आपके देश के अंदर आ गया और आपने अनुमति दी है उसको आने की, तो फिर आप उसमें बिना उसकी परमिशन के एंट्री नहीं कर सकते हैं। वो उस देश का संप्रभु क्षेत्र है, जहाज का अंदर का एरिया, उसमें भी बहुत सारी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है। जैसे जहाज क्रूज होते हैं बहुत बड़े बड़े, उनमें होटल होता है, रेस्टोरेंट होता है, बार होता है, गेम जोन होता है, सब होता है उसमें, जैसे वो चलता फिरता शहर है। तो आर्थिक गतिविधि हो रही है, फिर टिकट का पैसा भी लगता है, वहां मसाज पार्लर, बार वगैरह कई तरह की चीजें हैं, तो सर्विस भी दी जाती है। टाइटन देखा है ना मूवी, टाइटेनिक मूवी, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसकी जो आर्थिक वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है वो भी जीडीपी में शामिल होगा। इसी तरह हमारे जो वायुयान होते हैं, एरोप्लेन,
तो एरोप्लेन जैसे अमेरिका गया, ब्रिटेन गया, ऑस्ट्रेलिया गया, पाकिस्तान गया, चाइना गया, किसी भी देश में गया तो उस देश में गया, लेकिन उसके अंदर तुम बिना भारत के पायलट यानी बिना परमिशन, बिना वीसा के तुम अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हो। वरना तो कोई भी फिर मान लो पाकिस्तान जाए कराची पोर्ट पे, तो कराची पोर्ट पे तो टेररिस्ट वगैरह आएंगे, अंदर जाएंगे और हाईजेक कर लेंगे उसको और फिर हमसे बार्गेनिंग करेंगे। तो बिना भारत की वीसा मिले तुम प्रवेश भी नहीं कर सकते हो। ऐसा क्यों? और पाकिस्तान की कोई एरोप्लेन आई भारत में, दिल्ली में, तो भारत का भी कोई व्यक्ति बिना वीजा के उसमें प्रवेश नहीं कर सकता है। ये भी वियना कन्वेंशन के तहत किया गया है ताकि उस देश की संप्रभुता की सुरक्षा हो सके। भले ही वो हमारे क्षेत्र में है लेकिन हमारे देश की जीडीपी में नहीं जुड़ेगा, और हमारा वायुयान दुनिया के किसी भी देश में हो लेकिन उसमें जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी उसका पैसा भारत की जीडीपी में जुड़ेगा। अब वहां क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी होंगी? तो आप अगर एरोप्लेन में कभी सफर किए होंगे तो वो जो सुंदर महिलाएं होती है उसमें, मैं ऐसे ही शब्द यूज कर रहा हूं, महिला हर ही सुंदर होती है, समझाने के लिए मजाक के तौर पे कह रहा हूं। तो जो एयर होस्टेस होती है वो बड़े प्यार से बेवकूफ बनाती है लोगों को। 10 रुपए का कचौरी समोसा 100 रुपए में बेच जाती है मुस्कुरा के, बिका ना। फिर पूरा हेडफोन ले लो, मोबाइल ले लो, सब चीजें बेच देती है प्रेम से मुस्कुरा के, और सारी चीजें आप खरीद भी लेते हो। एरोप्लेन में खरीदा हमने, एरोप्लेन में खा के देखते हैं समोसे, सुबह का शाम को खिला रहे, 100 रुपए का, 200 रुपए का, बिका ना वहां पे। फिर वहां वाइन भी बिकती है, कई और चीजें बिकती है, जो भी तुम खरीदोगे डबल ट्रिपल भाव में। भाई एरो अंतरिक्ष में खा रहे हो तो कुछ लोग तो इसलिए खा ले, देखे तो सही अंतरिक्ष में खाने पे कितना मजा आता है, कहीं ऐसा तो नहीं छोड़ दे तो नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, ये भी देखने के लिए। तो मजे मजे में तुम खा रहे हो, लेकिन वो सारी चीजें जीडीपी में जुड़ती है। बात समझ में आ गया? फिर टिकट का भी तो पैसा लग रहा है, तो ये सारी चीजें इस तरह से जीडीपी में जुड़ती है। तो घरेलू सीमा के अंतर्गत क्या क्या काउंट होता है दोस्तों? तो घरेलू सीमा मतलब मेन बाउंड्री, कोस्टल इलाका यानी अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल मील का, दूतावास, एम्बेसी, सैन्य अड्डे, मिलिट्री बेस, जलयान या वायुयान, तो जहाज या एरोप्लेन। उसके बाद है उत्पादित अंतिम वस्तु या सेवा। उत्पादित अंतिम वस्तु या सेवा, तो यहां पे अंतिम वस्तु और सेवा का क्या मतलब? फाइनल गुड्स मतलब क्या है? तो फाइनल गुड्स का मतलब हो गया वो वस्तु जो बिक चुकी है। एक तो सीधा सीधा ऐसी कोई भी वस्तु या सेवा जो बिक चुकी है, ऐसी कोई भी वस्तु या सेवा जो बिक चुकी है उसको क्या बोलते हैं हम? फाइनल गुड्स बोलते हैं। या ऐसी कोई वस्तु या सेवा जिसमें और वैल्यू एडिशन नहीं हो सकता है, बिकी नहीं है बट और वैल्यू एडिशन नहीं हो सकता। लाइक ये ग्लास आप देख रहे हैं, अब इसमें और क्या बनेगा? और कुछ नहीं बनेगा, ग्लास है बन गया फाइनल, तो ये क्या है? फाइनल गुड्स है। ये बिक भी गया और इसमें नहीं भी बिकता तो फाइनल गुड्स है। या मान लीजिए जैसे एसी का रिमोट है, तो ये फाइनल है, इसमें और कुछ आप ऐड नहीं कर सकते हैं, ये बन चुका है। या मान लो जैसे ये पेन है, ये फाइनल गुड्स है, इसमें और कुछ नहीं बनेगा। ये जो शर्ट पहन रखा फाइनल गुड, अब इसमें और कुछ नहीं कर सकते हो। तो फाइनल गुड्स का मतलब हो गया ऐसी वस्तु जो आर्थिक गतिविधियों के चक्र से बाहर हो चुकी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो साइकिल होता है, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, निवेश वगैरह, उससे वो बाहर हो चुका है, जिसमें और वैल्यू एडिशन नहीं हो सकता, दैट इज फाइनल गुड्स। तो वस्तु जो होती है, ये वस्तु दोस्तों दो प्रकार की हम इसमें कह सकते हैं। एक तो होती है उत्पादक वस्तु और दूसरी होती है उपभोक्ता वस्तु। वस्तु जो होती है, ये वस्तुओं की अगर हम बात करें तो वस्तु जो होती है दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रोड्यूसर गुड्स, दूसरी होती है कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स मतलब जिनका उपभोग किया जाता है, देट आर कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर, लाइक आटा, शर्ट, पेंट, ब्रेड, बिस्किट, ये सब क्या है? ये कंज्यूमर गुड्स होती है। एक होती है प्रोड्यूसर गुड्स मतलब जो प्रोडक्शन में इस्तेमाल होंगे, यूज्ड बाय प्रोडक्शन, यूज्ड इन प्रोडक्शन। इनमें भी दो प्रकार है, कैपिटल गुड्स हो सकता है, इंटरमीडिएटरी गुड्स हो सकती है। तो कैपिटल गुड्स मतलब मशीन वगैरह, जैसे आटा चक्की, सिलाई मशीन, कंप्यूटर वगैरह, ये कैपिटल गुड्स हैं जिससे प्रोडक्शन हो रहा है। लाइक दिस पैनल इज ऑल्सो कैपिटल गुड्स, क्योंकि इससे प्रोडक्शन हो रहा है ना यहाँ सर्विसेज का, इसी से पढ़ा रहा हूं मैं आपको। कैमरा है वो भी क्या है यहाँ पे, वो कैपिटल गुड्स है, क्योंकि इससे क्या किया जा रहा है? सर्विस दी जा रही है आपको, ठीक है। तो कैपिटल, ये उत्पादक वस्तु मतलब जिससे उत्पादन हो रहा है। अब ये दो प्रकार की हैं, एक पूंजीगत और एक
माध्यमिक। कैपिटल और इंटरमीडिएरी, कैपिटल मतलब मशीनें जिनका इस्तेमाल बार बार होता है, जो लॉन्ग लाइफ वाली होती है। और माध्यमिक वस्तु मतलब जो फाइनल गुड्स बनती है, इनमें ये कच्चे माल के तौर पे इस्तेमाल होती है, रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल होंगी, या इनमें वैल्यू एडिशन किया जा सकता है। ये जल्द ही खराब हो जाएंगे, ज्यादा लाइफ नहीं होती है। लाइक जैसे गेहूं हो गया, कपड़ा हो गया, कार के टायर हो गए वगैरह, इस तरह का। तो माध्यमिक वस्तु मतलब जिसका तुम किसी चीज में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब उससे वैल्यू एडिशन हो सकता है, उसका भाव और बढ़ सकता है, जिसमें और कुछ बनाया जा सकता है, उसको बोलते हैं माध्यमिक वस्तु। तो इंटरमीडिएट गुड्स मतलब ऐसी वस्तु जिसमें वैल्यू एडिशन हो सकता है, ऐसी वस्तु जिससे कोई और वस्तु बनाई जा सकती है, दैट इज इंटरमीडिएटरी गुड्स, माध्यमिक वस्तु। अब जीडीपी में क्या माध्यमिक वस्तु शामिल होती है? क्या नहीं। क्या शामिल होती है? फाइनल गुड्स। क्योंकि परिभाषा थी ना, एक निश्चित समयावधि में किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत सभी निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्यों का योग क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। आपने पढ़ा है ना जीडीपी की परिभाषा? जीडीपी इज द सम ऑफ द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल रेजिडेंट विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर, डोमेस्टिक बॉर्डर, इन अ गिवन पीरियड। तो यहां पे फाइनल गुड्स की बात हो रही है, इंटरमीडिएरी गुड्स की बात क्यों नहीं की? चूंकि अगर इनको भी शामिल करेंगे तो फिर मूल्य डबल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो इसको, ये जो कॉर्न आपको दिखाई दे रहा है, मक्का, मक्का के दाने, इसी से मैंने बना दिया कॉर्न फ्लोर। तो मान लो ये था 20 रुपए पर केजी। अब इस पे रेंट लगा, वेज लगा, इंटरेस्ट लगा, प्रॉफिट लगा, किसका? आटा चक्की की जो जमीन है, आटा पीसने वाले मजदूर हैं, मशीन वगैरह का जो भी लोन लिया उसका, और जो मालिक का एंटरप्रेन्योर उसका प्रॉफिट, ये सब जोड़ा तो 20 रुपए का मक्का क्या हो गया? 10 रुपया वैल्यू एडिशन हो गया। 10 रुपया क्या हो गया? 20 तो ये था, 10 रुपया हो गया वैल्यू एडिशन। तो ये कितने का हो गया? 30 रुपए पर केजी। अब ये 10 रुपया कैसे बढ़ा? तो ये जो 10 रुपया वैल्यू एडिशन हुआ ना, तो मान लो 5 रुपया रेंट चला गया, 2 रुपया वेज चला गया, 1 रुपया मान लो तुम्हारा इंटरेस्ट लग गया, और 2 रुपया उसने मालिक ने ले लिया। तो ये कितना हो गया वैल्यू एडिशन? 10 रुपया, और हो गया फाइनल इसका 30 रुपया। अब इससे भी तुमने क्या बनाया? ये नाचो सिनेमा हॉल में जाके खाए होंगे, तो इसका भी वैल्यू एडिशन होगा ना। यहाँ पे भी क्या लगेगा? लैंड, उसका रेंट, फिर जो लेबर है उसका लगेगा वेज, फिर जो कैपिटल है उसका लगेगा इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर है उसका क्या जुड़ेगा? प्रॉफिट। तो मान लो यहाँ पे 20 रुपया वैल्यू एडिशन हुआ, 30 का तो ये था इंटरमीडिएट गुड्स, और 20 रुपया क्या हो गया? वैल्यू एडिशन। और ये फाइनल कितने का पड़ा? 50 रुपए पर केजी। इतना सस्ता आता नहीं है, 2000 रुपए किलो भी नहीं मिलेगा, लेकिन मान लो यहां समझने के लिए है। तो ये 20 रुपया कैसे बढ़ा? मान लो इसका 5 रुपया जो है वो तो किराया लग गया, और वेज 10 रुपया बनाने वालों ने ले लिया, 5 रुपया मान लो किराया चला गया, 5 रुपया प्रॉफिट ले लिया। ठीक है, तो ज्यादा हो गया थोड़ा, तो कैलकुलेशन में मिस्टेक है भाई, सही कर देता हूं। मान लो ये भी 5 और ये भी 5, तो ये कितने का हो गया? 20 रुपया बढ़ गया, टोटल जोड़ के कितना हुआ? 20 रुपया। अब तुमसे प्रश्न ये, यहां पे फाइनल गुड्स क्या है? तो देखो ये तो है माध्यमिक वस्तु, ये है कच्चा माल, रॉ मटेरियल, और ये है नाचोस फाइनल गुड्स। इसकी जो वैल्यू थी 20 रुपए, इसकी वैल्यू है 30 रुपए। इसमें ये 20 शामिल है ना, 10 ही तो बढ़ा था, और इस 50 में ये 30 भी शामिल है। तो जीडीपी में क्या जुड़ेगा? इस फाइनल गुड्स की जो वैल्यू होती है, इसको दोस्तों बोलते हैं फाइनल वैल्यू या मौद्रिक मूल्य। क्या बोलते हैं इसको? फाइनल वैल्यू। तो जीडीपी में क्या जुड़ता है? जीडीपी में केवल फाइनल वैल्यू जुड़ता है। क्या जुड़ेगा? मौद्रिक मूल्य। तो यहां जीडीपी में इस एग्जांपल में कितना रुपया जुड़ा? 50 रुपया। तो फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज ओनली टेकन इन द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी,
द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स एंड रॉ मटेरियल, बिकॉज ऑलरेडी वो इंक्लूड होता है इसमें, है ना। तो फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज ओनली टेकन इन द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी, नॉट द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। क्या ये बात समझ में आ गया क्या? तो इस परिभाषा को मैंने आपको इस तरह से एक एक चीज को समझाया है कि यहां पे किन चीजों का क्या मतलब है। तो वापस अगर हम इस पे आए कि भाई जीडीपी का मतलब क्या है, तो जीडीपी का मतलब हो गया एक निश्चित समयावधि में। अब तुम्हें ये पता चल जाना चाहिए कि एक निश्चित समयावधि, एक फिक्स टाइम पीरियड मतलब क्या है, यहाँ पे एक फाइनेंशियल ईयर, और वो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, 4 क्वार्टर में बांटा जाता है। उसके बाद है डोमेस्टिक बाउंड्री, दैट इज घरेलू सीमा। तो जीडीपी में घरेलू सीमा से तात्पर्य होता है मुख्य भौगोलिक सीमा, मेन जो हमारी बाउंड्री है। फिर तटीय क्षेत्र, कोस्टल बाउंड्री, दैट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। उसके बाद एम्बेसी एंड मिलिट्री बेस, दूतावास और सैन्य अड्डे, इनमें जो भी गुड सर्विस होगा जीडीपी में शामिल होगा। उसके बाद जलयान और वायुयान, तो जलयान वायुयान में कुछ भी बने, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना खड़े हों, भारत का है तो भारत का जलयान में, या फिर भारत के वायुयान में, चाहे वो कार्गो हो या पैसेंजर हो, इनमें कुछ भी वस्तु और सेवा बिका तो वो जीडीपी में शामिल होगा, चाहे कहीं भी रहे वो। और भारत में दुनिया का कोई दूसरे देश का जहाज या हवाई अड्डों पर उनका वायुयान है, उसमें भी तो गुड्स एंड सर्विस उत्पादित हो रहे, वो जीडीपी में शामिल नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। फिर आगे सभी निवासी, इसको जरा समझो। तो देखो यहां पे 3-4 टर्म होते हैं। एक शब्द होता है रेजिडेंट, एक होता है नॉन रेजिडेंट इंडियन, एनआरआई, एक होता है पीपल्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, पीपल्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, पीओआई, एक होता है ओसीबी, ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडी। जीडीपी में किसको शामिल किया जाएगा इनमें? तो जीडीपी में केवल रेजिडेंट को शामिल करते हैं, ना तो इसको, ना तो इसको, ना तो इसको, और ना ही नागरिक को। जो सिटीजन होता है ना, उसको भी जीडीपी में शामिल नहीं करते हैं। जीडीपी में क्या जुड़ेगा? ओनली रेजिडेंट। तो हमें सबका अंतर समझना पड़ेगा, हु रेजिडेंट, हु आर एनआरआई, हु आर पीओआई, हु आर व्हाट इज ओसीबी, एंड हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो निवासी जो है रेजिडेंट टर्म, इट इज इकोनॉमिक कंसेप्ट। जो निवासी होता है, एक तो क्या है यहां पे निवासी भारतीय, क्या टर्म यूज किया मैंने? निवासी भारतीय। क्या? रेजिडेंट इंडियन। तो रेजिडेंट इंडियन का मतलब क्या हो गया? ऐसा व्यक्ति जो भारत में रह रहा है, ऐसा व्यक्ति जो भारत में रह रहा है और आगे भी यहीं रहने का इरादा व्यक्त करता है, और भविष्य में भी भारत में रहने का इरादा रखता है। इंटेंशन क्या उसका? कि भारत में ही रहूंगा भाई, अच्छा लगता है या काम कर रहा हूं, जो भी है। फिर एक दिन आया वो क्या नहीं, पिछले 1 वर्ष से जो भारत में रह रहा है और आगे भी रहने का इरादा व्यक्त करता है, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो चाइनीज हो, चाहे भारत का नागरिक हो, चाहे अमरीकी, दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो भारत के क्षेत्र में रह रहा है। इंडिया की कौन सा क्षेत्र? घरेलू सीमा, डोमेस्टिक बाउंड्री। इस घरेलू सीमा में वो रह रहा है और आगे भी रहने का इरादा व्यक्त करता है। और घरेलू सीमा बोले तो आपको ध्यान में होना चाहिए, ये सारी चीजें वो यहां रह रहा है और आगे भी रहने का इरादा व्यक्त करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेजिडेंट इंडियन। तो ये क्या है? ये एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है, ये एक आर्थिक अवधारणा है। इट इज अ इकोनॉमिक कंसेप्ट।
यह एक आर्थिक अवधारणा है, राजनीतिक नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति जो चाहे भारत का हो चाहे विदेशी हो, जो भारत की घरेलू सीमाओं में रह रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको दोस्तों बोलते हैं रेजिडेंट इंडियन। तो जीडीपी में कोई भी व्यक्ति जो भारत में रह के काम कर रहा, भारत बोले तो भारत की घरेलू सीमा, अगर भारत की घरेलू सीमा में रहकर कोई पाकिस्तानी काम करे, कोई अमरीकी काम करे, कोई भी काम करे, तो वो दोस्तों फिर किस में आएगा? भारत की जीडीपी में शामिल होगा। तो अब मुझे बताओ, दिल्ली स्थित अमेरिका के एम्बेसी में जो काम कर रहे हैं भारतीय व्यक्ति, क्या वो जीडीपी में शामिल होंगे? क्या नहीं होंगे, क्योंकि वो घरेलू सीमा नहीं है। बात समझ में आ गया सभी के? वो एम्बेसी में काम कर रहा है। और अमेरिका का कोई व्यक्ति अमेरिका में स्थित भारत के दूतावास में काम कर रहा है, क्या वो हमारी जीडीपी में शामिल होगा? क्या यस होगा? या अमेरिका का कोई व्यक्ति भारत में आकर के कोई काम कर रहा है, वो जीडीपी में शामिल होगा? क्या यस होगा? अमेरिका की कंपनियां भारत में आके प्रोड्यूस कर रही है, क्या वो जीडीपी में शामिल होगा? क्या यस होगा? क्योंकि वो भारत की घरेलू सीमा में काम कर रहा है। तो कोई भी काम करे, चिंगू मिंगू पिंगू करे चाइनीज, या कोई जॉन साइमन करे अमेरिकन, ब्रिटिश, यूरोपियन, बात समझ में आ गया सभी के? तो भारत के अंदर रह के काम कर रहा है, भारत की घरेलू सीमाओं में रह के काम कर रहा है, तो जीडीपी में जुड़ेगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी देश का व्यक्ति हो। फिर दूसरा इसमें जो कंसेप्ट आता है वो है नॉन रेजिडेंट इंडियन, एनआरआई व्यक्ति। एनआरआई कौन होता है? ऐसा व्यक्ति जो पिछले 1 वर्ष में 6 माह से अधिक समय के लिए दूसरे देशों में रहा, लेकिन नागरिक अभी भी भारत का है। इसको बोलते हैं अप्रवासी नागरिक, नॉन रेजिडेंट इंडियन, इन शॉर्ट एनआरआई। और हिंदी में बोलते हैं अप्रवासी भारतीय, या अनिवासी भारतीय भी बोल सकते हैं इसको। तो पहली चीज, ये नागरिक तो भारत का ही है। खास बात क्या है? ये नागरिक तो अभी भी भारत का है, लेकिन विदेश में रह रहा है और वहीं रहना चाहता है, बट नागरिकता भारत की, मोहब्बत है, भारत से छोड़ना नहीं चाहता है। तो कौन होता है ये? ऐसे भारतीय जो पिछले 1 वर्ष में 6 माह से अधिक भारत के बाहर, यानी दूसरे देशों में रहा हो। काम वाम करने जाते हैं ना जो भी, गल्फ कंट्री में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, चाइना में। तो अगर कोई भारत का व्यक्ति है दूसरे देश में, जैसे अपने देश में आते हैं ना अमेरिकन, चाइनीज अपनी कंपनियों में काम करने, भाई वहां की कंपनी है तो वहां का सीएफओ या भारत में उनका सीईओ वगैरह तो वहीं का आता है सामान्यतः। तो अपने देश की कंपनी हो, वहां भारत का चला जाए, या काम करने के लिए गल्फ कंट्री या कहीं भी आप जा रहे हो, 6 महीने से ज्यादा दूसरे देश में रहे हो और वहीं रहने का इरादा, मतलब वहीं काम करना है, तो तुम क्या हो जाओगे? नॉन रेजिडेंट इंडियन, एनआरआई। क्योंकि तुम दोस्तों भारत की घरेलू सीमा में काम नहीं कर रहे हो, इसलिए यह जीडीपी में शामिल नहीं होता है। भाई काम तो कर रहा है, पर ये कहां करता है? दूसरे देश में कर रहा है ना, हमारी घरेलू सीमा में नहीं कर रहा है, तो इनका पैसा जीडीपी में शामिल नहीं होता है। इतना क्लियर हुआ? फिर होता है भारतीय मूल का व्यक्ति। भारतीय मूल का व्यक्ति प्रवासी भारतीय दिवस मनाते ना,
उसमें जो भी आते हैं वो सब भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। इसको बोलते हैं प्रवासी व्यक्ति, प्रवासी भारतीय, पीपल्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो ये कौन है? ये पहले ये पहले या तो स्वयं या इनके माता पिता यानी पुरखे, माता पिता या दादा दादी या नाना नानी भारत का पासपोर्ट धारण करते थे। मतलब क्या हुआ कि कभी ये भारत के नागरिक थे, आज नहीं है, पहले थे। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, आज भारत का नागरिक है, कल उसको अमेरिका की नागरिकता मिल जाए तो अब वो क्या हो गया, भारत के लिए भारतीय मूल का हो गया। जैसे सुनीता विलियम जी हैं, या मुलेला जो अभी राष्ट्रपति चुनाव में चर्चित नाम है। मुलेला मतलब समझ गए होंगे, कमला हैरिस, उनको प्रेम से क्या बोलते हैं वहां पे, मुलेला बोलते हैं, ठीक है। तो वो हो गई। या कमला विशेषर है, श्री जगन्नाथ जी हैं, ये सब राष्ट्राध्यक्ष हैं किसी न किसी देश के या पॉपुलर पर्सन हैं। तो ये पहले कभी भारत के नागरिक या तो खुद थे या इनके पुरखे थे। आज ये दूसरे देश के नागरिक हैं वर्तमान में। जैसे ऋषि सुनाक हैं, वो ब्रिटिश नागरिक हैं, वर्तमान में ये विदेशी नागरिक हैं। वर्तमान में कौन है ये, विदेशी नागरिक है, मतलब भारत के नागरिक नहीं है, पहले थे। तो क्योंकि ये भारत के नागरिक नहीं है एक तो, और ये जिस देश में रह के उत्पादन कर रहे हैं, तो फिर हमारे देश में कैसे जुड़ेगा। इसका मतलब इनका भी कंट्रीब्यूशन जीडीपी में नहीं जुड़ता है। लेकिन यदि ये भारत में आके काम करें एज ए रेजिडेंट इंडियन तो जीडीपी में जुड़ेगा। तो इसका कंट्रीब्यूशन भी जीडीपी में शामिल नहीं होता है। होता क्या, ये क्लियर हो जाना चाहिए। भारतीय मूल का व्यक्ति पहले या तो ये स्वयं या इनके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी में कोई भी भारत का नागरिक था, वर्तमान में ये दूसरे देश के नागरिक होते हैं। तो इनको दोस्तों कहा जाता है भारतीय मूल का व्यक्ति। क्या बोला जाता है, भारतीय मूल का व्यक्ति। ये नागरिक प्रेजेंटली नहीं है, दूसरे देश के नागरिक है। कभी ये खुद या इनके माता पिता भारत के नागरिक थे। इनसे हमें फायदा बहुत होता है, हमारा राजनीतिक फायदा है, सांस्कृतिक फायदा है, आर्थिक फायदा है। जैसे आज दुनिया भर में आप देखो कि भारत के नागरिक हर देश में लगभग मिल जाएंगे, फिजी में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, चाइना में, जापान में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, श्रीलंका में, केन्या में, मॉरिशस, सेशल्स, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, हर देश में है भारतीय। तो ये या तो अपनी इच्छा से गए थे या ब्रिटिशर्स लोग इनको जबरदस्ती ले गए थे। जैसे ब्रिटिशर्स, इनको जब भारत में राज था ब्रिटिशर्स का, तो क्या करते थे, इनको जेल में डाल दिया। अब 15 साल की जेल हो गई, तो इनको कहा कि बाहर चलो, 2 साल काम करके आ जाना, पैसा भी मिलेगा और सजा माफ। अब ले गए, फिर कोई लाया ही नहीं। या फिर इनको जबरदस्ती उठा के ले गए, जबरदस्ती साइन करवा दिया। 3 खटिया पद्धति आपने सुनी होगी, जबरदस्ती साइन करवाया और फिर ले गए। या फिर लालच दिया कि तुम्हारा वहां गोरी मैम से शादी करवा दिया जाएगा, तुम्हें पैसा भी मिलेगा, थोड़े दिन जाना है, घूम फिर के वापस आना है। इस तरीके से लेके जाते थे। और ये सारे सबूत हैं। आप जब दिल्ली कभी जाएं तो वहां पे जो संग्रहालय है वहां पे लिखा हुआ है कि ऐसे गोरी मैम से शादी कराएंगे, ये बोल के भी भारतीय भोले व्यक्तियों को ले जाते थे। और फिर वहां पे उनको ले जाके निर्जन द्वीपों पे छोड़ा, मॉरिशस, फिजी, सेशल्स, वेस्ट इंडीज, और कहा खेती करो। तो ना गोरी में मिली, ना पैसा मिला, ना सजा कम हुई, देश भी छूट गया। तो अब जब भूखे मरेगा व्यक्ति तो कुछ तो करेगा ना, तो वहीं को अपना देश मान लिया। क्योंकि तब ना तो एरोप्लेन हुआ करते थे, ना इतना कनेक्टिविटी थे, जहाज थे तो वो भी ब्रिटिशर्स के, और इनके थे, ये गरीब लोग थे, इनको ले गए। अब ये वहीं के नागरिक हो गए, फिर वहीं के लोगों से शादी ब्याह कर लिया, वहां की भाषा सीख गए, लेकिन अपनी भाषा भी ले गए, अपनी तीज त्योहार, होली, दीपावली भी ले गए। आज आप देखते हो कि वेस्ट इंडीज की जो टीम आती है उसके आप खिलाड़ियों के नाम देखना, रामदीन, इस तरह से मिलेंगे आपको।
और वहां तीज त्योहार मनाया जाता है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, लेकिन मॉरिशस की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। और वहां के राष्ट्रपति और जब भी भारत आते हैं तो वो भारत को अपना पूर्वजों का देश बताते हैं। कमला विशेषर जब भारत आई थी तो भागलपुर बिहार जाके वो फूट फूट के रोई थी कि मेरे मूल देश तो यही है, जबकि वो त्रिनिदाद टोबैगो की प्रधानमंत्री होती थी उस समय। तो ये प्रवासी भारतीय हमें WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, UNO में सपोर्ट करते हैं, हमारी चीजों का इंपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ साड़ी चावल जो भी खान पान है वो आज भी वहां वैसा ही है, तो इंपोर्ट करते हैं। और बड़ा विदेशी निवेश भी भारत में भेजते हैं। जब भी भारत को जरूरत पड़ती है तो भाई जड़ें जुड़ी हुई है ना, अपनापन तो होता ही है कहीं ना कहीं, कि आप विदेश जाओगे तो ये लोग बोले अरे हम भी भारत के ही थे, कहाँ के हो, थोड़ा अपनापन सा आता है, वो वाली चीज है। तो इसको बोला जाता है डायस्पोरा। क्या बोलते हैं इसको? इंडियन डायस्पोरा। तो ये इंडियन डायस्पोरा मतलब भारत के लोग जो दुनिया के विभिन्न देशों में बस गए जाके। अब ये वहां पे राष्ट्राध्यक्ष हैं, कोई सेनाध्यक्ष है, कोई गृह मंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है। तो भारत का एक तरह से भाई ये प्रचार तो है ही संस्कृति का। दुनिया में रेमिटेंस भी भारत में बहुत आता है, सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्रेषण भारत में ही आता है। चाइना तो इससे चिढ़ता भी, उसने चाइना ने तो कई बार यह भी कहा कि भारत बहुत सातिर देश है, उसने आज से 300 साल पहले ही अपने नागरिकों को विभिन्न देशों में भेजना प्रारंभ कर दिया ताकि भविष्य में वहां राष्ट्राध्यक्ष बन जाए और भारत के पक्ष में आवाज उठाएं। अबे हमने जानबूझ के तो नहीं किया था, हमारी तो मजबूरी थी, आज हमारे लिए अच्छा हो गया। तो ये डायस्पोरा को दो भागों में बांटा जाता है, ओल्ड डायस्पोरा एंड न्यू डायस्पोरा। ओल्ड डायस्पोरा वो था जिनको ब्रिटिशर्स लेके गए थे जबरदस्ती या लालच में या सजा कम करने के चक्कर में। और न्यू डायस्पोरा जो आजादी के बाद में दूसरे विकसित देशों की ओर गया काम के लिए, अच्छे रोजगार के लिए, वो न्यू डायस्पोरा है। क्लियर हो गया? खैर अब आगे बढ़ते हैं। तो जीडीपी में इनको भी शामिल नहीं करते हैं। उसके बाद होता है ओवरसीज कॉरपोरेट बॉडी, समुद्र पारीय व्यापारिक निगम। ओवरसीज कॉरपोरेट बॉडी, समुद्र पारीय व्यापारिक निगम या वाणिज्यिक निगम। ये क्या है? विदेशों में स्थापित की गई कंपनियां जिनका मालिकाना हक किसी भारतीय के पास है। ठीक है, ऐसी कोई भी कंपनी जिसका वर्क प्लेस फॉरेन है, हेडक्वार्टर विदेश में है, काम भी वो वहीं करती है, लेकिन मालिक भारतीय है। जैसे लैंड रोवर है, जैगवार है, ठीक है, आर्सेलर मित्तल, ठीक है, लक्ष्मी निवास मित्तल की, ONGC विदेश लिमिटेड, ये सब ऐसी कंपनियां जिनका मालिकाना हक किसी भारतीय के पास है। तो ये भी तो वहां पैसा कमा रही है, इनके द्वारा कमाया हुआ पैसा भी जीडीपी में शामिल नहीं होता है। ठीक है, क्यों? ये भारत की घरेलू सीमा में काम नहीं कर रही है ना, ये विदेशी क्षेत्र में काम कर रही है, तो जीडीपी में नहीं जुड़ेगा। क्लियर हो गया? फिर आता है नागरिकता, नागरिक, सिटीजन। क्या? तो अगला कंसेप्ट क्या है? सिटीजन। ठीक है, नागरिक। नागरिकता। अब नागरिकता क्या है? यह एक राजनीतिक अवधारणा है, यह एक पॉलिटिकल कंसेप्ट है, राजनीतिक अवधारणा है। पहली चीज, इट इज अ पॉलिटिकल कंसेप्ट। क्या मतलब है? तो ये एक राजनीतिक अवधारणा है जो यह बताती है कि राज्य और व्यक्ति के बीच संबंध क्या है। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड मी एंड यू? तुम्हारा अपने पिता से क्या संबंध है, पुत्र या पुत्री, वैसे ही भारत से हमारा क्या संबंध है, हम नागरिक है भाई भारत के। तो नागरिकता क्या है? यह किसी देश के लोगों का उस देश के प्रति रिलेशन क्या है यह शो करता है। और नागरिकता किसी भी देश को, किसी भी देश के नागरिक को कुछ विशेष अधिकार देती है, तो कुछ कर्तव्यों की अपेक्षा करती है। लाइक
आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल जो 29, 30 है, ये केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। राष्ट्रपति भारतीय नागरिक बन सकता है, चुनाव भारतीय नागरिक लड़ सकता है। लेकिन साथ ही साथ विशेषाधिकार आपको मिले तो कुछ ड्यूटीज भी लगती है। जैसे संविधान के अंदर जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, वो दोस्तों किसके लिए है? भारत के नागरिकों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए नहीं है। हम जब राष्ट्रगान बजता है तो खड़े हो जाते हैं ऐसे सीधी मुद्रा में और राष्ट्रगान बोलते हैं, झंडा दिखता है तो सैल्यूट मारते हैं। लक्ष्मीबाई और हमारे जो भी स्वतंत्रता सेनानी आते तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है, या उनके प्रति एक श्रद्धा की भावना होती है, सम्मान आता है। पाकिस्तानी में नहीं आएगा, उसको जिन्ना के प्रति आएगा। बात समझ रहे हैं? ब्रिटिशर्स को नहीं आएगा। हम अपेक्षा भी नहीं कर सकते, वो चाहे तो हमारे इनका सम्मान कर ले, ना करे तो ना करे, लेकिन हम करते हैं चूंकि हम नागरिक हैं। बात समझ गए होंगे। तो नागरिकता एक राजनीतिक अवधारणा है और इसके तहत व्यक्ति एवं राज्य, व्यक्ति एवं राज्य के मध्य या ऐसे लिख लो, यह व्यक्ति एवं राज्य के मध्य उत्पन्न होने वाले संबंध, रिलेशन को बताती है। भाई ये कोई एक व्यक्ति है और ये भारत है, इन दोनों के बीच संबंध क्या है? नागरिकता का संबंध है। ये व्यक्ति भारत का क्या है? नागरिक है। तो हमारे बीच क्या संबंध है? और ये संबंध विधि द्वारा परिभाषित है। हमारे संविधान के अंदर जो सिटीजनशिप का प्रोविजन है भाग 2 में, वो नागरिकता है। यहाँ पे ऐसे नहीं हर किसी को नागरिकता नहीं मिलती है। फिर इस नागरिक के कुछ मूल अधिकार होते हैं। नागरिक जो होते हैं तो नागरिकों के कुछ मूल अधिकार होंगे जो केवल इन्हीं को मिलते हैं। तो वहीं कुछ कर्तव्य भी होते हैं। कुछ कर्तव्य भी होते हैं। पर हमारा तो ये है कि क्या इसको जीडीपी में शामिल करते हैं क्या? नो, जीडीपी में नागरिकता का कंसेप्ट नहीं लिया जाता, रेजिडेंट को लिया जाता है। तो अब देखो मैंने आपको पूरी चीजें एक्सप्लेन कर दी है इसमें, ठीक है। एक निश्चित समयावधि में किसी देश की घरेलू सीमाओं के अंतर्गत सभी निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों का योग क्या कहलाएगा? जीडीपी कहलाता है। बोलो क्लियर हुआ क्या? ठीक है। तो जीडीपी क्या है? तो जीडीपी का मतलब होता है एक निश्चित समयावधि, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च की समयावधि के दौरान किसी देश की घरेलू सीमा, तो घरेलू सीमा मतलब वो 4-5 चीजें याद रखना। मुख्य भौगोलिक सीमा, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, ठीक है, या दूतावास, सैन्य बेस, जलयान और वायुयान, या जो भी हमारे रिसर्च बेस है बाहर, उनमें होने वाली उत्पादित होने वाली वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। अब अंतिम वस्तु मतलब जिसमें और कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो सकता, और फाइनल मूल्य मतलब जो एमआरपी होता है एक तरह से, ठीक है, जिस मूल्य पर वस्तु बिकती है वो होता है फाइनल वैल्यू। इतना सबके एकदम क्लियर हुआ? अब इसको दूसरी तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हैं दोस्तों। वो क्या है? तो देखो जीडीपी का मतलब क्या है? उत्पादन। जीडीपी मतलब प्रोडक्शन। तो ये जो प्रोडक्शन होता है, ये प्रोडक्शन कहां कहां पे हो सकता है? तो ये प्रोडक्शन 3 क्षेत्रों में होता है। तो देखो प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है और टर्शियरी सेक्टर होता है। 3 होते हैं ना मेजरली, बाद में क्वार्टरनरी और क्यूनरी तो इसी टर्शियरी के पार्ट है। तो अगर मैं ऐसे कहूं कि जीडीपी का मतलब क्या है? जीडीपी को हम कहते हैं प्रोडक्शन, उत्पादन। जीडीपी मतलब उत्पादन, एक साल में एक वित्त वर्ष में होने वाला उत्पादन, संक्षिप्त भाषा में।
अब तुम्हें समझ तो सारा आ ही गया जीडीपी। तो ये कहां कहां हो रहा है उत्पादन, या तो होगा प्राथमिक क्षेत्र में, या तो होगा द्वितीयक क्षेत्र में, या तो होगा टर्शियरी सेक्टर में, यानी एग्रीकल्चर में, माइनिंग में, क्वेरिंग में, फॉरेस्ट्री में, फिशिंग में, पोल्ट्री में, डेयरी में, लॉगिंग में, कृषि, खनन उत्खनन, मत्स्यन, ठीक है, वन पालन या मुर्गा पालन, या फिर लठ निर्माण, लॉगिंग हो गया, डेयरी हो गया। दीज आर प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी में कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई ऑफ गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, या चॉकलेट, बिस्किट, ब्रेड, कपड़ा वगैरह जो भी बनता है, मोबाइल सोबाइल, वो सारा वो मैन्युफैक्चरिंग। टर्सरी में यानी सेवाएं आती है, चाहे शिक्षा, टीचर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर, साइंटिस्ट, आईटी, बीपीओ, कम्युनिकेशन, रियल एस्टेट, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, होटल, रेस्टोरेंट, बैंक, बीमा वगैरह वगैरह, वेयर हाउसिंग वगैरह। तो एक निश्चित समयावधि में यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के दौरान भारत की घरेलू सीमाओं के अंतर्गत सभी निवासियों द्वारा कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो फाइनल वैल्यू होगा वो जीडीपी कहलाता है। क्लियर हो गया क्या सभी के? तो जीडीपी का मतलब क्या हो गया कि भाई चाहे कृषि क्षेत्र हो, चाहे सेवा क्षेत्र हो, या फिर जो चतुर्थक या पंचम क्षेत्र हो, इनमें भारत में रहने वाले निवासियों द्वारा घरेलू सीमाओं के द्वारा जो भी उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाएं होती है, इसका मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। क्या क्लियर हुआ सभी के? अब देखो जीडीपी को अगर मैं एक और तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूं, इसका समरी कर रहा हूं मैं एक तरह से, तो इसको दोस्तों इस तरह से तुम समझना कि मान लो एक फार्मर है, एक आटा मिल वाला है, एक ब्रेड वाला है, और एक बर्गर वाला है। एकदम क्लियर कंसेप्ट होगा अब आपके, ठीक है। और जीडीपी की परिभाषा मैंने आपको बताई एक वित्त वर्ष में, तो पहले लिख लेते हैं फाइनेंशियल ईयर 2024-25 घरेलू सीमा। वित्त वर्ष के बाद क्या था? डोमेस्टिक बाउंड्री, घरेलू सीमा। तो मान लो, मतलब मानना है, मानने से बहुत कुछ हो जाता है। मान लो कि हमारी जो घरेलू सीमा है, मुख्य भौगोलिक सीमा, तटीय सीमा, दूतावास, मिलिट्री बेस, जहाज और वायुयान, ये सब यही है। मतलब ये मान लो घरेलू सीमा में हो रहा है, ये तटीय क्षेत्र में हो रहा है, ये मान लो दूतावास में हो रहा है, और ये मान लो वायुयान में प्रोडक्शन हो रहा है, बस यही है। सभी निवासी द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा, तो सभी निवासी ये 4 ही हैं। एक किसान है, एक आटा मिल वाला है, एक ब्रेड वाला, एक बर्गर वाला है। मतलब ये 4 ही निवासी हैं भारत के, और कोई नहीं है। भारत में केवल 4 व्यक्ति हैं जो उत्पादन कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। 4 ही लोग हैं। कितने लोग हैं? 4 हैं। चूंकि माना है ना, जनसंख्या तो 140 करोड़ प्लस हो गई, लेकिन मान लेना ये 4 ही हैं। अब इस किसान के द्वारा उत्पादन किया जाता है गेहूं का। किसका? व्हीट का। किसका उत्पादन किया? गेहूं का। और इसके द्वारा कितना उत्पादन किया? 100 क्विंटल। कितना किया? 100 क्विंटल। टोटल प्रोडक्शन कितना इस किसान के द्वारा? 100 क्विंटल व्हीट। इसमें 20 क्विंटल व्हीट इसने क्या किया? ये तो है इसका कुल उत्पादन। इस कुल उत्पादन में से इसने सोचा कि 20 क्विंटल व्हीट, गेहूं मैं मेरे खुद के उपभोग के लिए रख लूं, स्वयं के उपभोग के लिए, खुद के उपभोग के लिए रख लिया इसने। मतलब खुद का उपभोग के लिए इसको रखा कि भाई खुद को भी तो खाना पड़ेगा ना एक तरह से। तो इसने क्या किया? 20 क्विंटल व्हीट स्वयं के उपभोग के लिए रख लिया, इसको बेचेगा नहीं। तो अंतिम वस्तु क्या होती है?
जिससे और कुछ नहीं बनेगा, बाजार में नहीं जाएगा, आर्थिक गतिविधियों में नहीं जाएगा। तो जो 20 क्विंटल गेहूं इस किसान ने अपने लिए रखा, वो क्या हो गया? फाइनल गुड्स। तो ये क्या बन गया दोस्तों? ये बन गया फाइनल गुड्स। इट इज फर्स्ट फाइनल गुड्स इन दिस एग्जाम्पल। ये क्या फाइनल गुड हो गया ना, चूंकि इसको खाएगा, खाएगा तो फाइनल गुड हो गया, अब इससे कुछ बनेगा ही नहीं। लेकिन इसने 80 क्विंटल गेहूं जो है वो इसको बेचा। 80 क्विंटल वीट को क्या किया इसने? इस किसान ने, जो आटा मिल वाला व्यक्ति है, उसको बेचा। कितना क्विंटल बेचा? 80 क्विंटल। भाई 100 था, 20 रख लिया, तो 80 क्विंटल बेचा। किसको? आटा वाले को, आटा मिल वाले को। और किस भाव में बेचा? मान लो 2000 रुपए पर क्विंटल। तो ये जो गेहूं बेचा, इससे ये क्या बनाएगा? आटा बनाएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। तो ये 80 क्विंटल जो है ये क्या है? माध्यमिक वस्तु है, इंटरमीडिएट गुड्स, माध्यमिक वस्तु। और माध्यमिक वस्तु यानी जिसका वैल्यू एडिशन होगा, जिससे कुछ और बनाया जाएगा, तो यहां वैल्यू एडिशन होगा। अब मान लो इसने 2000 रुपए पर क्विंटल के भाव से बेचा 80 क्विंटल। ये 20 क्विंटल भी बेचता तो इसको कितना पैसा मिलता बच्चों? तो दोस्तों इसको मिलता 20 इंटू 2000 बराबर 40,000 रुपया। कितना मिलता? 40,000 रुपए। तो ये क्या बन गया? फाइनल गुड्स है ना। इस फाइनल गुड्स यानी इसको भी बेचता तो इसको कितना मिलता? 20,000 रुपया। ये इसको खा गया। 2000 रुपए पर क्विंटल के भाव से अगर इसको बेचता 20 क्विंटल को, तो मिलता 40,000 रुपया। तो 40,000 रुपए का गेहूं खुद खा गया। तो इसका मतलब ये हो गया अंतिम वस्तु, और इसका वैल्यू हो गया ये फाइनल गुड्स का फाइनल वैल्यू। ये क्या हो गया? फाइनल वैल्यू। ये क्या हो गया? फाइनल वैल्यू। तो इसको कहेंगे फर्स्ट फाइनल वैल्यू। ये याद रखना, अभी देखो तुम्हें एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ये 1 नंबर लिखा है मैंने यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं। किसान का तो काम खत्म यहाँ पे, जो भी उत्पादन करना था। अब इस किसान ने 80 क्विंटल गेहूं इस आटा मिल वाले को बेच दिया। आटा मिल वाले ने क्या किया? इस 80 क्विंटल आटे से, 80 क्विंटल गेहूं से 80 क्विंटल आटा बना लिया। तो आटा बनाने के क्रम में इसको क्या लगा? रेंट लगा, वेज लगा, इंटरेस्ट लगा, और खुद का प्रॉफिट भी तो लेगा। यानी इस गेहूं का इसने क्या कर लिया? वैल्यू एडिशन। क्या कर लिया? वैल्यू एडिशन। अब इसमें इसने 40 क्विंटल आटा, कितना आटा? मान लो 40 क्विंटल आटा इसको बेच दिया। कितना? 40 क्विंटल इसको बेचा। ये मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं बी, ये मान लेते हैं सी, और ये मान लेते हैं डी। तो किसान ने किसको बेचा? ए को। और इसने 40 क्विंटल बी को बेचा। किसको बेचा? बी को। किस भाव से? तो 2000 रुपए के भाव से तो खरीदा था। मान लो वैल्यू एडिशन किया तो 3000 रुपए पर क्विंटल के भाव से इसने इसको बेच दिया। कितना बेचा? 40 क्विंटल। कितना था टोटल प्रोडक्शन? 80 क्विंटल। ये कुल था टोटल प्रोडक्शन। लेकिन हमें टोटल प्रोडक्शन से नहीं लेना, हमें तो अंतिम वस्तु और सेवा से लेना है। तो इसमें क्या किया इसने? इसने दोस्तों 40 क्विंटल आटा उपभोक्ताओं को बेचा। अब वो उपभोक्ता क्या करेगा भाई? वो घर ले गया और रोटी बना के खा गया, तो खत्म, अंतिम वस्तु हो गया ना। यानी वैल्यू एडिशन नहीं हुआ, आगे कुछ नहीं बन रहा है। रोटी बनाया, खा गया, मस्त सो गया आराम से। तो ये भी क्या हो गया? ये था पहला अंतिम वस्तु, और ये यहां पे क्या बन गया? ये दूसरा फाइनल गुड्स। ये यहां पे पहला फाइनल गुड्स था, और ये क्या हो गया? दूसरा फाइनल गुड्स। और इसको इसने क्या भाव से बेचा? तो इसको इसने जिस भाव से बेचा,
इसको भी 3,000 के भाव से बेचा, इसको भी 3,000 रुपया पर क्विंटल के भाव से बेचा। कितना बेचा? 40 क्विंटल बेचा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1,20,000 रुपए। ये क्या हो गया? इसका फाइनल वैल्यू, मौद्रिक मूल्य नंबर 2। ये नंबर 1, नंबर 2। क्या बात समझ में आई? 80 क्विंटल आटा बना, 40 क्विंटल को ब्रेड वाले को बेचा, ब्रेड बना लो भाई। और 40 क्विंटल आटा है, उपभोक्ताओं को बेच दिया, उपभोक्ता रोटी बना के खा गए, मतलब फिनिश फाइनल गुड्स, आर्थिक गतिविधियों के चक्र से बाहर 40 क्विंटल आटा 3,000 रुपए पर क्विंटल के भाव से बेचा, तो 1,20,000 रुपये इसका आ गया फाइनल वैल्यू। अब दोस्तों ये ब्रेड वाले ने क्या किया? इस ब्रेड वाले ने 40 क्विंटल आटा खरीदा था ना, तो ये जो है ये क्या है? माध्यमिक वस्तु है। क्या है ये? माध्यमिक वस्तु, इंटरमीडिएट गुड्स। इस इंटरमीडिएट गुड्स से इसने क्या बनाया? 40 क्विंटल ब्रेड। क्या बनाई इसने? 40 क्विंटल ब्रेड का उत्पादन किया। तो ये हो गया टोटल प्रोडक्शन। ये क्या है? टोटल प्रोडक्शन। ब्रेड का कुल कितना उत्पादन होगा? 40 क्विंटल आटा था, 40 क्विंटल ब्रेड बना दिया। इसमें क्या किया इसने? 20 क्विंटल ब्रेड डी को बेचा। किसको बेचा? डी को। और क्या भाव में? तो देखो यहां पे भी ये वैल्यू एडिशन कर रहा है ना, 4,000 के भाव से खरीदा था, तो इसका भी क्या लगा? इसका रेंट लगा, इसका बेच भी लगा, और इसका इंटरेस्ट भी लगा, और इसने अपना प्रॉफिट भी जोड़ा। ये सारा जोड़ के 3,000 रुपए तो इसने खुद ने खरीदा था, तो इसने उसको क्या भाव में बेचा? 4,000 रुपए पर क्विंटल के भाव से। ये क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड। 20 क्विंटल ब्रेड बर्गर वाले को बेचा, डी को। किस भाव से बेचा? 4,000 रुपया पर क्विंटल। चूंकि 3,000 के भाव से तो कच्चा माल लिया था, आटा ब्रेड बनाया और वैल्यू एडिशन किया, तो कितना हो गया? 4,000 रुपया पर क्विंटल। अब क्या हुआ? ये 40 क्विंटल ब्रेड का उत्पादन हुआ, इसको 20 ही बेचा, तो ये जो 20 क्विंटल है, ये क्या किया? 20 क्विंटल ब्रेड को यहीं से उपभोक्ताओं ने खरीद लिया। यानी उपभोक्ताओं को बेचा। ठीक है, 20 क्विंटल किसको बेचा? उपभोक्ताओं को। अब वो क्या करेंगे भाई? ले जाएंगे, दूध में डाल के खाएंगे, ब्रेड पकौड़ा बना के खाएंगे, घी डाल के खा लेंगे, कच्चा ही खा लेंगे, कुछ भी खाओ। खा लिया ना ब्रेड को, तो जब तुम खा लिए तो ससुरा ये भी क्या हो गया भाई? ये भी हो गया तुम्हारा फाइनल गुड्स, अंतिम वस्तु। क्या हो गया? अंतिम वस्तु नंबर 3। देखो, अंतिम वस्तु नंबर 1, अंतिम वस्तु नंबर 2, फाइनल गुड्स नंबर 3। क्योंकि इसका कंजम्पशन कर लिया तुमने, तो ये खत्म हो गया मार्केट से, आर्थिक गतिविधियों में नहीं गया, इसका बर्गर नहीं बनेगा। और क्या भाव से बेचा इसको? तो इसको क्या किया? इन उपभोक्ताओं को बेचा। क्या भाव में? इधर 4 में बेचा था, तो 4,000 रुपए पर क्विंटल के भाव से बेचा। तो 4,000 रुपए के भाव से बेचा, 40,000 के, सॉरी 4,000 के भाव से। और कुल कितना बेचा? 20 क्विंटल बेचा। तो इनका वैल्यू कितना आ जाएगा? 80,000 रुपए। ये क्या हो जाएगा? मौद्रिक मूल्य। क्या हो जाएगा? फाइनल वैल्यू या मौद्रिक मूल्य, दैट इज फाइनल वैल्यू। मौद्रिक मूल्य बोल सकते हैं, फाइनल वैल्यू एक ही बात है। तो इधर ये कितना नंबर हो गया? 3 नंबर। फिर अब चौथा देखो, जादू होगा यहाँ पे। ये बर्गर वाला है,
इसने टोटल 20 क्विंटल ब्रेड खरीदा और 20 क्विंटल ब्रेड बनाई। 20 क्विंटल इसने क्या बना दिया? ब्रेड बनाया, सॉरी बर्गर। ब्रेड तो पहले ही बन गई थी, तो ये तो बर्गर वाला है ना, बर्गर किंग वाला। तो इसने बनाया बर्गर, मैकडी, बर्गर किंग, ठीक है। 20 क्विंटल, अरे मैं क्विंटल लिख रहा था भाई पहले, तुम एक बार हटो, हाँ ऐसे, ठीक है। तो दोस्तों इसने 20 क्विंटल बर्गर का उत्पादन किया। क्या किया? बर्गर का उत्पादन। तो टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ यहाँ पे? 20 क्विंटल बर्गर का उत्पादन। अब इसने 4000 के भाव से खरीदा, तो ये इंटरमीडिएट गुड्स था। इसमें इसने क्या किया? वैल्यू एडिशन। तो इसका क्या जुड़ गया यहाँ पे? वैल्यू एडिशन हुआ, तो इसका क्या लगा? वही रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो इसने इसको क्या भाव में बेचा? 4 में तो लिया था, तो अब इसने कर दिया इसका वैल्यू एडिशन 5000 रुपया पर क्विंटल, 5000 रुपया पर क्विंटल। और सारा का सारा बर्गर इसने उपभोक्ताओं को बेचा। किसने बेचा? किसने खरीदा? पूरा उपभोक्ताओं को ही बेचा। किस भाव में? 5000 रुपए पर क्विंटल के भाव में। तो इस हिसाब से कितना बेचा इसने? 20 क्विंटल इंटू 5000 पर क्विंटल। तो टोटल कितना हो गया ये? 1 लाख रुपया। कितना हो गया? 1 लाख रुपया। तो ये तो हो गया फाइनल गुड्स। ये क्या है? फाइनल गुड्स। और ये जो इसका वैल्यू आया, मूल्य, ये क्या है? फाइनल वैल्यू, नंबर 4। और ये भी नंबर 4। अब जीडीपी की परिभाषा ध्यान करो, इससे तुम्हें एकदम क्लियर हो जाएगा। तो मैंने तुम्हें जीडीपी की परिभाषा इस तरह से सिखाई कि एक निश्चित समयावधि में, वो हमने लिया वित्त वर्ष 2024-25, किसी देश की घरेलू सीमा, यानी जितनी भी घरेलू सीमा के टाइप बताए सब में सभी निवासी, किसान, आटा मिल वाला, ब्रेड वाला, बर्गर वाला, ये 4 ही निवासी है मान लो भारत में। इन सभी निवासियों द्वारा उत्पादित, तो उत्पादित यानी कुल उत्पादन इसका इसका ये है, इसकी बात नहीं है, अंतिम वस्तु या सेवा, निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु इसका कितना था? तो इसका दोस्तों जो अंतिम वस्तु था वो पहला ये है, पहला अंतिम वस्तु क्या है? ये है 20 क्विंटल। दूसरा जो अंतिम वस्तु है, दूसरा जो अंतिम वस्तु है वो कौन सा है? तो वो तुम्हारा है ये वाला। तीसरा अंतिम वस्तु कौन सा है? तो तीसरा तुम्हारा जो अंतिम वस्तु है वो ये वाला है। और चौथा जो अंतिम वस्तु है वो कौन सा है? वो ये वाला है। 4 अंतिम वस्तु क्लियर हो रही है ना? तो फिर से परिभाषा, एक निश्चित समयावधि में किसी देश की घरेलू सीमा में सभी निवासियों द्वारा, पहला निवासी, दूसरा निवासी, तीसरा निवासी, चौथा निवासी, सभी निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु, पहली अंतिम वस्तु, दूसरी अंतिम वस्तु, तीसरी अंतिम वस्तु और चौथी अंतिम वस्तु, अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य। तो मौद्रिक मूल्य नंबर 1, मौद्रिक मूल्य नंबर 2, मौद्रिक मूल्य नंबर 3 और मौद्रिक मूल्य नंबर 4। अब ध्यान से सुनना, सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों का योग, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो और इसको जोड़ दो, क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। बोलो परिभाषा क्लियर हुई क्या? एकदम पूरा पहले आपको समझाया मैंने कि एक निश्चित समयावधि में किसी देश की घरेलू सीमा में सभी निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य का योग जीडीपी कहलाता है। तो अब जीडीपी कितना होगा इस एग्जांपल में? तो इन चारों को हम क्या करेंगे? टोटल करेंगे। तो इधर अंतिम वस्तु कितना है? ये इसका अंतिम वस्तु का मौद्रिक मूल्य 40,000 रुपए, यहाँ पे 1,20,000 रुपए। तो 40 और 1,20,000 हो गया 1,60,000।
उसमें जोड़ दो 80,000, तो हो गया 2,40,000 रुपया। उसमें जोड़ दो 1 लाख, तो कितना हो गया 3,40,000 रुपया। तो जीडीपी बराबर कितना आ जाएगा इन चारों का योग, और वो है 3,40,000 रुपया। ये हमारी इस एग्जाम्पल के अनुसार यदि सारी सिचुएशन ऐसी ही है तो जीडीपी इतना है। बोलो आपके समझ में आया क्या? तो दोस्तों आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं। आशा करता हूं कि जीडीपी आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। यदि आपको समझ में आया तो बढ़िया बात है, नहीं आया तो एक बार दोबारा देख लो, रिवीजन हो जाएगा, फिर कभी नहीं भूलोगे। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे जीएनपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, और फिर आगे के कंसेप्ट हम इसमें देखेंगे। बस आपसे इतनी सी गुजारिश है, सिद्धार्थ एडटेक की जो ऐप है उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए। आपके जो भी दोस्त हैं, मेरा भी थोड़ा फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा, आपके दोस्तों का भी फायदा होगा। सिद्धार्थ एडटेक का चैनल है यूट्यूब पे, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। इतना आपसे सहयोग एक स्टूडेंट के नाते मैं मांग रहा हूं। बाकी आपका दिन और आपकी रात मस्त रहे, स्वस्थ रहे, पढ़ाई बिंदास होती रहे, और जल्द ही सिविल सेवाओं में आपका चयन हो। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। गुड नाइट।